उस क्षण गोल्डन वुल्फ जिया तियानलोंग के चेहरे पर एक घमंडी और आत्मसंतुष्ट मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी, और अत्यधिक उत्साह के कारण उसका सामान्यतः पीला और उदास रहने वाला चेहरा हल्की सी लाली से भर गया था, जो बिल्कुल स्वाभाविक था क्योंकि सेवन मिस्ट्री सेक्ट लंबे समय से फेरल वुल्फ गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन रहा था। और अब उसकी अत्यंत सावधानीपूर्वक रची गई योजना के अंतर्गत जो भी लोग अभी तक जीवित बचे थे वे सभी अंततः उसके पैरों तले कुचले जाने वाले थे, और फेरल वुल्फ गैंग के कमांडर होने के नाते उसे पूरा अधिकार था कि वह इस विजय पर घमंड करे। जिया तियानलोंग पहाड़ की तलहटी और सेटिंग सन समिट के बीच खड़ा था, और यदि कोई ध्यान से देखता तो पाता कि लगभग 60 लाल वस्त्र पहने फेरल वुल्फ गैंग के आयरन गार्ड के सदस्य सेवन मिस्ट्री सेक्ट की सीमा चौकी को चारों ओर से घेरे हुए थे। एक ऐसी सेना जिसे जिया तियानलोंग ने असाधारण धैर्य, अथक परिश्रम और वर्षों की मेहनत से तैयार किया था, जिसके सभी सदस्य न केवल उच्च स्तर की मार्शल आर्ट्स में निपुण थे बल्कि उसकी आज्ञा के प्रति ऐसी निष्ठा रखते थे कि आवश्यकता पड़ने पर प्राण देने से भी पीछे न हटते। वह इस सेना को हमेशा अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानता आया था और सामान्य लड़ाइयों में कभी प्रयोग नहीं करता था, किंतु इस समय उसने पूरी सेना को साथ लाने का निर्णय केवल इसलिए किया था ताकि उन छोटे और मध्यम गिरोहों को भयभीत किया जा सके जो हाल ही में विद्रोह की सोच रहे थे, और इसी कारण मेटल स्पीयर एसोसिएशन तथा ब्रोकन वाटर सेक्ट के मुखिया, जो भीतर ही भीतर बगावत की योजना बना रहे थे, विवश होकर उसके आदेश मानने लगे। वास्तविकता ये थी कि छोटे गिरोह कभी नहीं चाहते थे कि फेरल वुल्फ गैंग अकेले सभी पर हावी हो जाए, बल्कि वे सदैव यही आशा रखते थे कि दो बड़ी शक्तियां आपस में संघर्षरत रहें ताकि उनके बीच की दरारों में वे स्वयं जीवित रह सकें। और यदि जिया तियानलोंग ने उन गिरोह प्रमुखों के बच्चों का अपहरण न किया होता तथा साथ साथ उन्हें लाभ का लालच न दिया होता तो वे कब के पक्ष बदल चुके होते। ये सोचते हुए जिया तियानलोंग ने अनायास ही पीछे मुड़कर उन गिरोह प्रमुखों की ओर देखा जो उसके समीप खड़े थे, जिन सभी के चेहरे उदास थे। कोई उसे क्रोध से घूर रहा था तो कोई उसकी आंखों में देखने से बच रहा था, और इस दृश्य को देखकर जिया तियानलोंग ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी और फिर अपना ध्यान आगे की ओर कर लिया, जहां वह सेवन मिस्ट्री सेक्ट को नष्ट करने के बाद उन सभी छोटे गिरोहों को निगलने की योजना बनाने लगा। उसके सामने लगभग 1000 लोग मौजूद थे, सभी अलग अलग वस्त्र पहने हुए और विभिन्न प्रकार के हथियार थामे हुए, जो मधुमक्खियों के झुंड की भांति सेवन मिस्ट्री सेक्ट की चौकियों पर टूट पड़े थे। किंतु आपसी समन्वय और सही गठन के अभाव में उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ रही थी। फिर भी जिया तियानलोंग को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि ये लोग फेरल वुल्फ गैंग के नहीं बल्कि मेटल स्पीयर एसोसिएशन और ब्रोकन वाटर सेक्ट से संबंधित थे। वास्तव में उसने कभी उनसे सेटिंग सन समिट जीतने की अपेक्षा ही नहीं की थी। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि ये लोग रक्षकों की शक्ति और सहनशक्ति को समाप्त कर दे ताकि उसके असली अभिजात सैनिक और सैन्य स्तर के तीव्र फायर क्रॉसबो थके हुए प्रहरियों को सरलता से समाप्त कर सके। और जैसे ही उसने उन घातक हथियारों के बारे में सोचा, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। यही वे क्रॉसबो थे जिनकी सहायता से फेरल वुल्फ गैंग को इस युद्ध में निर्णायक बढ़त मिली थी, क्योंकि इनके बिना शत्रु की पूरी सेना का विनाश लगभग असंभव होता। और भले ही सेटिंग सन समिट की कई चौकियां गिरा दी जाती, फिर भी फेरल वुल्फ गैंग को भारी क्षति उठानी पड़ती, जो भविष्य में छोटे गिरोहों को निगलने की उसकी योजना के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होती। जिया तियानलोंग ने इन सैन्य स्तर के क्रॉसबो पर कोई परिश्रम नहीं किया था, क्योंकि वे उसके घर में मानो अचानक प्रकट हो गए थे, और जब भी वह उस घटना को याद करता उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता। ये घटना 3 महीने पहले की थी, जब वह अपने मुख्यालय में बैठा सेवन मिस्ट्री सेक्ट पर आक्रमण की योजना बना रहा था कि अचानक एक अधिकारी ने, जो स्वयं को उसका रिश्तेदार बता रहा था, उससे मिलने की इच्छा प्रकट की, जिससे जिया तियानलोंग कुछ अचंभित हुआ। किंतु मिलने पर उसे ज्ञात हुआ कि वह वास्तव में उसके पिता की ओर से उसका बड़ा चचेरा भाई था, जो लगभग 10 वर्ष पहले उस समय सेना में भर्ती हुआ था जब फेरल वुल्फ गैंग केवल घुड़सवार डाकुओं का एक दल हुआ करता था और शाही दरबार ने कुछ लोगों को माफी के बदले सैनिक बनने का आदेश दिया था। समय के साथ वह चचेरा भाई अप्रत्याशित रूप से सेना में उप जनरल के पद तक पहुंच गया, और संयोगवश जब वह जिंग प्रांत के भीतर कुछ सामान की सुरक्षा करते हुए यात्रा कर रहा था, तब उसने फेरल वुल्फ गैंग के कमांडर जिया तियानलोंग के बारे में सुना और स्वाभाविक रूप से उससे मिलने चला आया। मिलने पर दोनों ने अपने अपने बीते वर्षों की कठिनाइयों पर चर्चा की, और जब जिया तियानलोंग ने सेवन मिस्ट्री सेक्ट के साथ चल रहे संघर्ष का उल्लेख किया, तो उसके चचेरे भाई ने लापरवाही से कहा कि यदि वह उसे 100 अच्छी गुणवत्ता वाले तेज फायर क्रॉसबो दे दे तो सेवन मिस्ट्री सेक्ट का प्रतिरोध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। यद्यपि यह बात उसने सहजता से कही थी, किंतु जिया तियानलोंग ने इसे गहराई से सुना और उसका हृदय तेजी से धड़क उठा, जिसके बाद उसने साहस करके पूछा कि क्या वह सच में उसे ये क्रॉसबो दे सकता है। और इस पर उसके चचेरे भाई ने हंसते हुए बताया कि जिन वस्तुओं को वह ले जा रहा है वे वास्तव में यही क्रॉसबो हैं, और यदि सरकारी अधिकारियों को कुछ चांदी दी जाए तो वह उसे 300 क्रॉसबो दे सकता है। ये सुनकर जिया तियानलोंग अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने एक ही बार में 20,000 से अधिक चांदी खर्च कर उन 300 क्रॉसबो को प्राप्त किया, जिन्हें उसने अपने विश्वसनीय अधीनस्थों को सौंपा और जिनके कारण हाल की सभी विजय संभव हो सकी। रक्षा टूट गई है, यहाँ दरार है,
अचानक गूंजती हुई आवाज़ों ने जिया तियानलोंग को उसकी सोच से बाहर खींच लिया और उसने चौंक कर ऊपर देखा तो पाया कि 7 मिस्ट्रीज सेक्ट की चौकियां वास्तव में टूट चुकी थीं और छोटे गिरोहों के लोग भीतर भर चुके थे, जिसे देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे यह असामान्य प्रतीत हुआ कि अंतिम रक्षा इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है, और उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं भीतर कोई जाल तो नहीं बिछा है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई और जो लोग उसे जानते थे वे समझ गए कि यह उसके अप्रसन्न होने का संकेत था, और ऐसे समय में यदि कोई उसे उकसाता तो उसका अंत निश्चित था। जब रास्ता खुल चुका है तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? एक कर्कश आवाज़ गूंजी जिसमें जिया तियानलोंग के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं था, किंतु इसके बावजूद उसने उस दिशा में मुड़कर आदरपूर्वक कहा, मास्टर जायम, मुझे कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। मुझे भय है कि भीतर कोई जाल हो सकता है। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। डर किस बात का है? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो ये साधारण लोग तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? चलो चलो, मैं पूरी रात यहाँ खड़ा रहा हूं और थक चुका हूं। जितनी जल्दी इन 7 मिस्ट्री सेक्ट के कमीनों को निपटाएंगे उतनी जल्दी मेरी बूढ़ी हड्डियों को आराम मिलेगा। उस आवाज़ में वृद्धावस्था नहीं थी, किंतु उसकी बोली में एक प्राचीन और खटकने वाला अहंकार स्पष्ट झलक रहा था। एड नोट, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म किसी साधक कल्टिवेटर का स्तर नहीं बल्कि एक मार्शल आर्टिस्ट का स्तर है। जिस व्यक्ति ने यह बात कही थी वह जिया तियानलोंग के ठीक बगल में खड़ा एक केवल 3 फीट लंबा बौना था, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। शरीर दुबला पतला था, लेकिन वह एक ऐसी लाल पोशाक पहने हुए था जिस पर सोने के धागों से कढ़ाई की गई थी। उसकी उंगली में सोने की अंगूठी थी, गर्दन में बेहद मोटी सोने की जंजीर लटक रही थी, कमर पर बंदी पेटी से कई सोने की घंटियां झूल रही थीं, और यहाँ तक कि उसके दांत भी सोने के बने हुए थे जो उसके मुंह खोलते ही सुनहरी चमक बिखेरते थे। ऐसा वैभव जो केवल अत्यंत धनवान व्यक्ति ही वहन कर सकता था। इस समय उस बौने के चेहरे पर साफ साफ अधीरता झलक रही थी, जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि वह जिया तियानलोंग की अत्यधिक सावधानी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, और यद्यपि वह स्वयं को एक गांव से आया हुआ धनी व्यापारी बताकर छिपा रहा था, फिर भी उसने जिया तियानलोंग जैसे व्यक्ति के प्रति इतना खुला अनादर दिखाने का साहस किया, जिसके कारण पास खड़े आयरन गार्ड्स की आंखों में भयानक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह बौना स्पष्ट रूप से आयरन गार्ड्स की आंखों में जलते हुए गुस्से को देख सकता था, फिर भी उसने ठंडी हंसी हंसी मानो वह उन्हें बिल्कुल भी अपनी नज़रों में नहीं रखता हो, और फिर उसने अत्यंत अहंकार से कहा, कमांडर जिया, आपने मुझे बुलाने के लिए 3000 ताइल सोना खर्च किया है, तो निश्चय ही यह पैसा केवल इसलिए नहीं दिया गया होगा कि मैं पूरी रात यहाँ खड़ा रहकर बेकार में तमाशा देखता रहूं, है ना? जिसे भी निपटाना है साफ साफ बता दीजिए। लेकिन आप मुझसे 7 मिस्ट्री सेक्ट के सेक्ट लीडर को निपटाने के लिए तो नहीं कहेंगे, सही है? इतना कमज़ोर व्यक्ति तो आप स्वयं ही संभाल सकते हैं, फिर मुझे पैसे देकर बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी? जिया तियानलोंग ने अत्यंत विनम्र और दीन स्वर में उत्तर दिया, जिसमें रत्ती भर भी क्रोध नहीं था। केवल 7 मिस्ट्री सेक्ट का सेक्ट लीडर वास्तव में अमर गुरु जायम का ध्यान आकर्षित करने योग्य नहीं है। मैंने आपको बुलाने का कारण यह है कि उस सेक्ट के पास अभी भी 3 वरिष्ठ मार्शल अंकल मौजूद हैं, जिन्हें बाहरी दुनिया में मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में वे सेटिंग सन समिट के भीतर एक गुप्त कक्ष में बंद द्वार साधना कर रहे हैं, और मुझे भय है कि उनकी वर्तमान शक्ति पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म को पार कर चुकी होगी। ऐसे लोगों के सामने सामान्य विशेषज्ञ बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे, और वही 3 लोग 7 मिस्ट्री सेक्ट की सबसे मजबूत नींव हैं, इसलिए मुझे विवश होकर अमर गुरु जायम से सहायता की याचना करनी पड़ी। संयोगवश जिया तियानलोंग की मुलाकात इस लालपोश बौने से सैवेज लैंड्स की सीमा के पास स्थित एक दाओइस्ट मंदिर में हुई थी, जहां वह स्वयं को माउंट गोल्डन लाइट कहता था, किंतु वास्तव में वही व्यक्ति था जिसे अब जायम कहा जा रहा था, और जिसने उड़ती हुई तलवारों को नियंत्रित करने की कला तथा एक अजेय इस्पाती शरीर जैसी तकनीकों का प्रदर्शन किया था, जिनकी भयानक शक्ति को अपनी आंखों से देखने के बाद जिया तियानलोंग पूरी तरह मोहित हो गया था, और उसे ये संदेह हो गया था कि यह व्यक्ति संभवतः अमरों के पौराणिक मार्ग पर चल चुका है। जब उसे पता चला कि जायम को सोने के प्रति असामान्य आसक्ति है, तो जिया तियानलोंग ने बिना हिचक बड़ी मात्रा में सोना भेंट कर दिया, और अंततः जायम का हृदय पिघल गया तथा उसने एक बार सहायता करने का वचन दे दिया, जिसके बाद से जिया तियानलोंग उसके सामने हमेशा एक कनिष्ठ की तरह विनम्र बना रहता था और तनिक भी अनादर दिखाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि उसकी छोटी सी फेरल वुल्फ गैंग जायम जैसे व्यक्ति से टकराने की क्षमता नहीं रखती। जब जायम ने उसका अनुरोध सुना तो उसने पागलों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, और हंसी थमने के बाद उसने घमंड से कहा, सिर्फ कुछ नश्वर लोग ही तो हैं, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। उनकी मार्शल आर्ट चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, मेरी उड़ती हुई तलवार के सामने वे एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। तुम निश्चिंत रहो। ये सुनकर जिया तियानलोंग अत्यंत प्रसन्न हुआ और बिना किसी हिचक के बोला, तो फिर अमर गुरु जायम को कष्ट उठाने के लिए धन्यवाद। मैंने जो इनाम तय किया है वह निश्चित रूप से दिया जाएगा, बल्कि मैंने ये भी तय किया है कि काम पूरा होने के बाद इनाम में 2000 ताइल सोना और जोड़ा जाएगा। सोने की बढ़ी हुई राशि सुनते ही जायम के बूढ़े चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसने संतोष से सिर हिला दिया, जिसके बाद जिया तियानलोंग ने सारी सावधानी छोड़ दी और अपनी फेरल वुल्फ गैंग को सेटिंग सन समिट की चोटी की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया ताकि 7 मिस्ट्री सेक्ट की मुख्य शाखा
अर्थात 7 सुप्रीम डिवीजन पर अंतिम आक्रमण किया जा सके। भीड़ अत्यधिक होने के कारण जिया तियानलोंग और आयरन गार्ड्स को भारी मशक्कत के बाद अंततः मुख्य द्वार तक पहुंचना पड़ा, और अपने सबसे घृणित शत्रु की इस मुख्य शाखा को देखकर भी कमांडर जिया उसकी भव्यता से चकित रह गया, क्योंकि उसके फेरल वुल्फगैंग का मुख्य भवन इसके सामने किसी कुत्ते की सुरंग से अधिक कुछ नहीं लग रहा था। सेटिंग सन समिट की चोटी पर फैले खुले क्षेत्र में नीले पत्थर से बने कई विशाल भवन खड़े थे, एक मुख्य भवन और उसके पीछे 6 छोटे भवन, और यद्यपि रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी सब कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, फिर भी उन भवनों की गरिमा इतनी प्रबल थी कि आक्रमणकारियों के हृदय कांप उठे और उन्होंने तुरंत हमला करने के बजाय पूरे क्षेत्र को घेर लिया ताकि एक मक्खी तक बाहर न निकल सके। जिया तियानलोंग मन ही मन सोचने लगा कि 200 वर्षों से अस्तित्व में रहे सेक्ट की संपन्नता निश्चय ही उन गुटों से कहीं अधिक होगी जो केवल 10-20 वर्षों से मौजूद हैं, और उसने ये भी निश्चय कर लिया कि 7 मिस्ट्री सेक्ट के नष्ट होते ही वह इसी मुख्य भवन को अपना कमांड सेंटर बनाएगा। जैसे ही उसने दाएं हाथ को ऊपर उठाया, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी जानते थे कि हाथ गिरते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। लेकिन तभी अंधेरे मुख्य द्वार से एक ठंडी आवाज आई। रुको! कदमों की आवाज गूंजी और एक सफेद वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति बाहर आया, जिसके बालों में लकड़ी की हेयर पिन थी और जिसके पास केवल एक सफेद म्यान वाली तलवार थी। उसका चेहरा अत्यंत पीला था, लेकिन उसकी आंखें इतनी तीक्ष्ण थीं कि जिन पर उसकी दृष्टि पड़ती वे मानो हृदय में तलवार चुभने का अनुभव करते। वह व्यक्ति 10 मीटर आगे आकर रुका और निर्भीक दृष्टि से भीड़ को देखने लगा, फिर उसकी नज़र जिया तियानलोंग के उठे हुए हाथ पर और अंततः उसके चेहरे पर ठहर गई। जिया तियानलोंग, उसने पुकारा। वांग जुएछू। जिया तियानलोंग ने भी कमज़ोर न पड़ते हुए उत्तर दिया। ये पहली बार है जब हम अपने अपने पक्षों के नेता के रूप में आमने सामने खड़े हैं, है ना, मेरे प्रिय सेक्ट लीडर वांग? जिया तियानलोंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जबकि वांग जुएछू बर्फ की मूर्ति की भांति ठंडे स्वर में बोला, हाँ, मैं आत्मसमर्पण की शर्तों पर चर्चा करने आया हूँ। क्या तुम सचमुच आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहे हो? जिया तियानलोंग ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने खड़ा व्यक्ति इतनी सहजता से यह शब्द बोलेगा। आत्मसमर्पण तो आत्मसमर्पण ही होता है, लेकिन कौन किसके आगे झुकेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। सेक्ट लीडर वांग ने ये शब्द बहुत धीमी किंतु गहरी आवाज में कहे, और बोलते बोलते उसने अपनी आंखें संकरी कर ली तथा अनजाने में अपना हाथ लंबी तलवार की मूठ पर रख दिया, मानो किसी भी क्षण वह म्यान से बाहर आ सकती हो। तुम्हारे इन शब्दों का क्या अर्थ है? जिया तियानलोंग का चेहरा तुरंत गहरा हो गया, किंतु अगले ही पल उसने हाथ हिलाकर अपने आदमियों को संकेत दिया कि वे सेक्ट लीडर वांग को घेर लें, मानो वह अब और शब्दों में उलझना नहीं चाहता हो। तुरंत ही उसके पीछे खड़े आयरन गार्ड्स आगे बढ़े और अर्धचंद्राकार घेरा बनाकर वांग जुएछू को चारों ओर से घेर लिया, और उसी समय उन्होंने शक्तिशाली क्रॉसबो निकाल लिए, जिनकी नोकों पर हरी रोशनी चमक उठी, और वे सभी क्रॉसबो सीधे वांग जुएछू की ओर तान दिए गए, मानो जिया तियानलोंग के एक ही आदेश पर वे बिना किसी हिचक के बाणों की वर्षा कर देंगे और उसी क्षण उसे छलनी कर देंगे। क्या तुम ये समझते हो कि केवल इसलिए कि हमने अपने निचले दर्जे के शिष्यों को सेटिंग सन समिट पर स्थानांतरित कर दिया, हमने बाहरी शत्रु के आक्रमण की कभी कल्पना ही नहीं की और हम प्रतिरोध करने में अक्षम हैं? सेक्ट लीडर वांग की आवाज में एक खतरनाक और सर्द लहजा था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने अपने चारों ओर तने हुए क्रॉसबो बोल्ट्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया हो। इन शब्दों को सुनकर जिया तियानलोंग का दिल हल्का सा डूब गया और उसके मन में एक अस्पष्ट सा अपशकुन उभर आया। फिर भी उसने बीच में टोका नहीं और केवल उदास चेहरे के साथ चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसका शत्रु आखिर कहना क्या चाहता है। जिस व्यक्ति ने इस स्थान पर सेक्ट को स्थानांतरित किया था वह 7वीं पीढ़ी का सेक्ट लीडर ली था, जो न केवल अत्यंत बुद्धिमान और रणनीतियों में निपुण था बल्कि निर्माण और यांत्रिक संरचनाओं का भी महान विशेषज्ञ था, और उसे अपने युग का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता था। ये कहते हुए सेक्ट लीडर वांग कुछ क्षण रुका और उसके स्वर में हल्की सी प्रशंसा झलक आई। उसने फिर बोलना जारी रखा। सेक्ट लीडर ली ने सेटिंग सन समिट को मुख्यालय के रूप में चुनने के 2 कारण बताए थे। पहला ये कि यह पर्वत शिखर अत्यंत दुर्गम है, जिसे बचाना आसान और आक्रमण करना बेहद कठिन है, और रणनीतिक दृष्टि से यह एक असाधारण रक्षात्मक स्थान है। और दूसरा ये कि इस पर्वत के केंद्र में एक विशाल प्राकृतिक स्टेलेक्टाइट गुफा स्थित है, जो अपने आप में अद्भुत है और पूरे शिखर के लगभग 2/3 भाग को घेरे हुए है। और इस आश्चर्य को देखकर सेक्ट लीडर ली ने अपने सभी निर्माण और यांत्रिक ज्ञान को इस गुफा की संरचना के साथ जोड़ने का निश्चय किया और पूरे पर्वत शिखर को एक विशाल प्राकृतिक जाल में बदल दिया, ताकि जैसे ही कोई व्यक्ति तंत्र को सक्रिय करे पूरा शिखर ध्वस्त हो जाए और ऊपर मौजूद सभी लोग मलबे में दफन हो जाएं। ये कहने के बाद सेक्ट लीडर वांग चुप हो गया और उसने सामने खड़ी भीड़ पर ऐसे ठंडे दृष्टि से नजर डाली जैसी दृष्टि किसी मृत शरीर को देखते समय होती है। जिया तियानलोंग ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि यद्यपि वह इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, फिर भी कुछ क्षणों के लिए उसे ये भी समझ नहीं आया कि वह इन भयावह शब्दों का खंडन कैसे करे।
पर्वत पर मौजूद अन्य लोगों ने भी यह सब स्पष्ट रूप से सुन लिया था और वे सभी बेचैन हो उठे, धीमी आवाज में आपस में चर्चा करने लगे। यहाँ तक कि कुछ अधिक चतुर लोग धीरे धीरे उस एकमात्र रास्ते की ओर खिसकने लगे जो पर्वत से नीचे उतरता था, ताकि यदि कुछ भी गलत हो तो वे तुरंत भाग सकें। शांति रखो, जो भी हंगामा करेगा या भागने की कोशिश करेगा उसे निर्दयता से मार दिया जाएगा। जिया तियानलोंग ने शीघ्रता से स्वयं को संभालते हुए कठोर स्वर में आदेश दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यदि उसने तुरंत इस अव्यवस्था को नहीं रोका तो स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। उसके इस आदेश का उसके वफादार अधीनस्थों ने कठोरता से पालन किया, और जैसे ही कुछ कायरों को, जो भागने का प्रयास कर रहे थे, वहीं सिर काटकर मार दिया गया, शेष लोग भयभीत होकर शांत हो गए। हालांकि जिया तियानलोंग ये भली भांति जानता था कि यह शांति केवल अस्थायी है। वह समझता था कि यदि वह ये सिद्ध नहीं कर पाया कि शत्रु की बातें झूठ हैं, तो चाहे वे किसी भी गिरोह या संप्रदाय से हों, कोई भी व्यक्ति यहाँ निश्चिंत होकर नहीं रुकेगा और यह अफवाह अंततः सभी को भागने पर मजबूर कर देगी। सिर्फ बोल देने से तुम हमें यह विश्वास नहीं दिला सकते कि तुम्हारी बातें सच हैं, जिया तियानलोंग ने अपने भीतर उठते क्रोध को दबाते हुए कहा, क्योंकि वह स्वयं इस कथित झूठ को उजागर करना चाहता था। निश्चिंत रहो, मेरे पास पर्याप्त प्रमाण हैं, तुम सब यहीं रुको और अपनी आंखों से देखो, और चाहे तुमने मेरी बात ठीक से सुनी हो या नहीं, यदि किसी ने भी मेरा प्रमाण देखने के बाद भागने या आक्रमण जारी रखने की कोशिश की, तो मैं पूरे तंत्र को सक्रिय कर दूंगा और हम सब यहीं समाप्त हो जाएंगे, वांग जुएछू ने तीव्र हत्या इच्छा से भरे स्वर में कहा। जिया तियानलोंग ने ध्यान से उसके चेहरे का निरीक्षण किया, किसी भी झिझक या छल की झलक ढूंढने का प्रयास किया, किंतु वांग जुएछू का चेहरा पूरी तरह बर्फ सा ठंडा था, जिसमें न झूठ का संकेत था और न ही बनावटी आत्मविश्वास। जिया तियानलोंग बुदबुदाया, क्या ये संभव है कि सेक्ट लीडर वांग वास्तव में धोखा नहीं दे रहा, बल्कि सचमुच यहाँ मौजूद सभी लोगों को, यहाँ तक कि अपने ही सेक्ट को भी, नष्ट करने की योजना बना रहा है? दूसरे तंत्र को सक्रिय करो। वांग जुएछू ने अचानक सेक्ट हॉल की ओर मुड़कर जोर से आदेश दिया, और फिर वह एक अपेक्षाकृत छोटे पत्थर के भवन की ओर देखने लगा, मानो अब उसे जिया तियानलोंग की परवाह ही न हो। अपने शत्रु के इस तरह के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को देखकर जिया तियानलोंग का क्रोध और भड़क उठा, किंतु उसने बड़ी कठिनाई से स्वयं को संयम में रखा और मन ही मन निश्चय किया कि यदि सामने आया प्रमाण उसे संतुष्ट नहीं कर पाया, तो वह तुरंत आदेश देगा और इस सेक्ट लीडर वांग को इंसानी शाही में बदल दिया जाएगा। हालांकि वांग जुएछू की उस पत्थर के भवन पर जमी दृष्टि ने फेरल वुल्फ गैंग के सदस्यों का ध्यान भी खींच लिया, और वे सभी उधर देखने लगे कि आखिर क्या होने वाला है। भीड़ में खड़े लोग बेचैन थे, और किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि ब्रोकन वाटर सेक्ट के वस्त्र पहने दो लोग सिर झुकाए धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। जायम, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे सेक्ट लीडर की बातें सच हैं? क्या ये संभव है कि यह विशाल सेटिंग सन समिट वास्तव में भीतर से खोखला हो, क्योंकि मैं तो यहाँ कई बार आ चुका हूँ और मुझे कभी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ? या फिर यह हो सकता है कि सेक्ट लीडर वांग केवल समय खींचने के लिए उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा हो? शायद। भीड़ के बीच एक युवा व्यक्ति एक शांत स्वभाव वाले युवक से बात कर रहा था, और दोनों इस आक्रमण को लेकर गहरी शंका में डूबे हुए थे। ये दोनों कोई साधारण दर्शक नहीं थे, बल्कि वास्तव में जायम और ली फेउ थे, जो एल्डरली के निवास तक पहुंचने के लिए भेष बदलकर यहाँ आ गए थे। इससे पहले जायम को यह भय था कि कहीं ब्रोकन वाटर सेक्ट के शिष्य भागकर अन्य शत्रुओं को सचेत न कर दें, इसी कारण उसे स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा, और उसने शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स तथा इंपीरियल फ्लाइट टेक्निक को एक साथ प्रयोग में लाते हुए बहुत ही कम समय में सभी शत्रुओं को आसानी से मार डाला, जिससे आगे आक्रमण जारी रखने का विचार कर रहे ली फेउ स्तब्ध रह गया, और तभी उसे जायम की वास्तविक शक्ति का आभास हुआ। अपने विस्मय से उबरने के बाद ली फेउ इस बात से अत्यंत चकित था कि जायम इतनी भयावह क्षमता कैसे रख सकता है, और उसने यह मान लिया कि जायम की यह युद्धक शक्ति निश्चय ही ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट के साधन का परिणाम है, और यही सोच उसे लगभग पागल कर देने वाली थी। यहाँ तक कि उसके मन में यह विचार भी आया कि वह अपनी ही आंतरिक शक्ति को नष्ट कर दे ताकि स्वयं भी ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट साध सके, किंतु वह इस कड़वी सच्चाई को भली भांति जानता था कि समय और प्रतिभा दोनों ही दृष्टियों से उसके लिए अब किसी अन्य तलवार कला में बदलना असंभव था। इसके बाद के रास्ते में ली फेउ लगातार अपने हृदय का दुख उगलता रहा, भारी भारी सांसें भरता रहा, और उस भाग्यशाली बदमाश जायम पर आहें भरता रहा, जिसे इतनी भयानक कला सीखने का अवसर मिल गया था। जायम को अपने मित्र की इस ईर्ष्या और खिन्नता को समझने का कोई मन नहीं था, बल्कि उसने पूरी निर्ममता से अपने सामने आने वाले प्रत्येक शत्रु का संहार करना आरंभ कर दिया, मानो वह जानबूझकर अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट करना चाहता हो। और जो भी शत्रु जायम की उस विचित्र तकनीक से टकराया, वह न तो एक भी प्रहार सह सका और न ही पलटकर वार कर पाया, बल्कि सभी ने वहीं अंतिम सांस ली। यहाँ तक कि उच्च स्तर के विशेषज्ञ भी कोई अपवाद सिद्ध नहीं हुए। जायम द्वारा प्रदर्शित इस भयानक शक्ति के सहारे वे दोनों सहज ही एल्डरली के निवास तक पहुंच गए और वहां मारूंग से मिले, जिनसे उन्हें ये समाचार मिला कि एल्डरली और झांग शियुए पहले ही सेटिंग सन समिट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ये दुखद समाचार सुनते ही ली फेउ का चेहरा हरा पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि वर्तमान में सेटिंग सन समिट एक अत्यंत खतरनाक स्थान बन चुका है और झांग शियुए का वहां जाना मानो सीधे नरक के द्वार में प्रवेश करने जैसा था।
कोई बेहतर विकल्प न होने के कारण दोनों ने थोड़ी देर चर्चा की, फिर एल्डरली के निवास से निकलकर जल्दी जल्दी सेटिंग सन समिट की दिशा में बढ़ गए, किंतु उनके प्रस्थान के समय एक छोटा सा व्यवधान उत्पन्न हो गया। जब वे जाने ही वाले थे, तभी वह घृणित मोटा व्यक्ति जो सेक्ट लीडर वान का विश्वसनीय सहायक था, कमांड मेडेलियन निकालकर उन्हें धमकी भरे स्वर में रुकने का आदेश देने लगा और कहने लगा कि यदि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो सेक्ट के नियमों के अनुसार उनसे निपटा जाएगा। इस समय ली फेउ पहले से ही अत्यंत अधीर था और उसका सारा ध्यान केवल झांग शियुए की सुरक्षा पर केंद्रित था, इसलिए उसे सेक्ट के नियमों की कोई परवाह नहीं रही। उसने हाथ बढ़ाकर उस बकवास करने वाले मोटे व्यक्ति को एक ही वार में बेहोश कर जमीन पर गिरा दिया, फिर अपने अधीनस्थों को सभी की रक्षा जारी रखने का आदेश दिया और स्वयं जायम के साथ मुड़कर तुरंत वहां से निकल गया। जब वे सिटिंग सन समिट के निकट पहुंचे तो शत्रुओं की अपार संख्या देखकर दोनों भयभीत हो गए और यह समझते हुए कि सीधे आगे बढ़ना असंभव है, जायम और ली फेउ ने आपस में चर्चा कर एक शानदार योजना बनाई। उन्होंने ब्रोकन वाटर सेक्ट के 2 शिष्यों को बेहोश किया, उनके वस्त्र पहन लिए और फिर अंधेरे आकाश तथा भीड़ की अव्यवस्था का लाभ उठाकर चुपचाप उन लोगों में मिल गए जो पर्वत पर आक्रमण करने जा रहे थे और इसी बहाव के साथ आसानी से सेटिंग सन समिट तक पहुंच गए, जहां जायम और ली फेउ ने सेक्ट लीडर वान द्वारा कही गई प्रत्येक बात सुन ली। चूंकि क्रुकसोल का शरीर अत्यंत दृष्टिगोचर था, उन्होंने पर्वत के नीचे एक स्थान ढूंढकर उसे वहां छिपा दिया और वहीं छोड़ दिया। जब उन्होंने सुना कि सेटिंग सन समिट के पास ऐसा घातक तुरुप का पत्ता है जो शत्रुओं के साथ स्वयं को भी नष्ट कर सकता है, तो ली फेउ अपने संदेह को छिपा नहीं सका और बार बार जायम से प्रश्न करने लगा, आशा करते हुए कि उसका मित्र उसके मन को शांत कर सके। चाहे ये सच हो या झूठ, इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शीघ्रता से मुख्य हॉल में प्रवेश करें, तुम्हारी प्रिय युवती से मिलें और चुपचाप निकल जाएं, क्योंकि तुम्हें यह अवश्य समझना चाहिए कि जानकारी असली हो या नकली, यहाँ रुकना अत्यंत खतरनाक है। जायम ने अंततः धीमे स्वर में उत्तर दिया। ये सब ठीक है, लेकिन इतने लोगों की निगरानी में भीतर चुपचाप जाना कैसे संभव होगा? ली फेउ ने सिर झुकाकर चिंतित स्वर में पूछा। हाय, अब तो हमें केवल प्रतीक्षा करनी होगी कि आगे कोई अवसर स्वयं प्रकट हो, जायम ने भी असहायता से कहा। जब भीड़ के पीछे छिपे दोनों बेचैन होने लगे, तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक कांपने लगी। पहले ये हल्का कंपन था, किंतु शीघ्र ही यह अत्यंत तीव्र हो गया, जिससे अनेक लोग खड़े न रह सके और एक एक कर गिरने लगे और साथ ही पर्वत से कई बड़े पत्थर लुढ़कने लगे। खत्म हो गया, पर्वत शिखर ढहने वाला है, वह वांग नाम वाला हमें अपने साथ दफन करना चाहता है, किसी उतावले व्यक्ति ने घबराकर चिल्ला दिया। ये सुनते ही अधिकांश लोग और अधिक आतंकित हो गए और कुछ ने वांग जुएछू की चेतावनी को अनदेखा करते हुए पागलों की तरह नीचे उतरने वाले मार्ग की ओर भागना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि पर्वत किसी भी क्षण ध्वस्त हो जाएगा। धड़ाम, विस्फोट जैसी गड़गड़ाहट गूंजी और आसपास का क्षेत्र टूटने लगा, जमीन और भी अधिक जोर से हिलने लगी और यह सब देखकर सभी को लगा कि पर्वत का अंत आ गया है, जिससे वे पूरी तरह निराश हो गए। इस क्षण जिया त्यानलोंग घबरा गया और क्रोध से भर उठा, और यद्यपि वह अपने वफादार आयरन गार्ड से घिरा हुआ था, फिर भी उसके मन में भारी असमंजस था कि अब क्या किया जाए। उसने अनायास ही मून गोल्डन लाइट जायम की ओर देखा और जब उसने उसके चेहरे पर भी भय का भाव देखा तो जिया त्यानलोंग के मुंह से एक कड़वी मुस्कान निकल पड़ी, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि यह व्यक्ति भी स्वयं को बचाने में असमर्थ है। और उसी क्षण जिया त्यानलोंग की इस व्यक्ति के प्रति सारी प्रशंसा समाप्त हो गई। हे, और मैं तो समझता था कि फेरल वुल्फगैंग के लोग निडर वीर हैं, लेकिन अंत में तो तुम सब एक डरी हुई भीड़ निकले। इसी समय वांग जुएछू ने उपहास किया, और यद्यपि शिखर पर भारी अव्यवस्था थी, उसकी आवाज़ फिर भी सभी के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंची, जो उसकी शुद्ध क्षमता का प्रमाण था। उसके शब्द समाप्त होते ही जमीन का कांपना चमत्कारिक रूप से रुक गया, मानो पर्वत ने एक ही क्षण में अपना क्रोध दबा लिया हो और पुनः शांत हो गया हो। तभी लोगों ने देखा कि वह छोटा पत्थर का भवन पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह एक विशाल अंधकार में गड्ढा रह गया था, और कुछ साहसी लोग 2 कदम आगे बढ़कर नीचे झांकने लगे, जहां गहराई का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वे हाँफ उठे। कमांडर जिया, क्या ये प्रमाण मेरी बातों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है? वांग जुएछू ने ठंडे स्वर में पूछा। जिया त्यानलोंग का चेहरा कुछ पीला पड़ गया, उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि उसके आसपास खड़े सभी लोग भय और अनिश्चितता से भरे हुए थे, यहाँ तक कि उसके अपने आयरन गार्ड्स के चेहरे भी अत्यंत कुरूप हो चुके थे। पीछे हटते हुए जिया त्यानलोंग ने समझ लिया कि वह एक ही रात में 7 मिस्ट्री सेक्ट को पुनर्तः नष्ट करने का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा और अब उसे पहले पीछे हटकर पुनः विचार करना होगा। तुम्हारी जो भी शर्तें हों उन्हें रखो, लेकिन तुम्हें स्थिति का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में हम दोनों बंधे हुए हैं, इसलिए हद से बाहर मत जाना। उसने अत्यंत क्रोध को दबाते हुए चिल्लाकर कहा, और उसके शब्दों में असहनीय रोष की हल्की सी झलक स्पष्ट दिखाई दे रही। मेरी केवल 2 ही शर्तें हैं और वे बहुत सरल हैं, वांग जुएछू ने भावशून्य स्वर में कहा। पहली शर्त यह है कि तुम्हारे सभी लोग मेरे सेक्ट के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चले जाएं, और वे भी मेरे सेक्ट के शिष्यों की निगरानी में, समूहों में। ये कहते हुए उसके स्वर में स्पष्ट कठोरता आ गई। ठीक है,
इसमें कोई समस्या नहीं, जिया तियानलोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उत्तर दिया। अपने विरोधी को इतनी दृढ़ता से उत्तर देते देख वांग जुएछू ने ठंडी हंसी हंसी और बिना किसी भूमिका के सीधे अपनी दूसरी शर्त बता दी। दूसरी शर्त यह है कि तुम और मैं, हम दोनों एक मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे और तब तक द्वंद्व करेंगे जब तक केवल एक ही जीवित न बचे, उसके बाद ही तुम लोग यहाँ से जा सकोगे। मृत्यु अनुबंध? क्या वह सच में कह रहा है? क्या वह पागल हो गया है? जैसे ही वांग जुएछू के मुंह से यह वाक्य निकला, पूरी भीड़ में भारी हड़कंप मच गया और इसे सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव उभर आए। कुछ लोग उत्तेजित थे, कुछ के चेहरे पीले पड़ गए थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो इस घातक द्वंद्व का परिणाम देखने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे। सेक्ट लीडर वांग की शर्तें सुनकर जिया तियानलोंग के चेहरे पर एक क्षण के लिए भाव बदले, किंतु शीघ्र ही वह पुनः सामान्य हो गया। क्या मैंने शर्त ठीक से सुनी है? हम दोनों एक मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक केवल एक ही जीवित न बचे। इस दिखावटी लापरवाह प्रश्न के बाद जिया तियानलोंग जोर से हंस पड़ा। नहीं, तुम्हारे कान बिल्कुल ठीक हैं, ये वाइस सेक्ट लीडर वो और अन्य मृत लोगों के रक्त ऋण को वसूलने के लिए है, इसलिए मेरे पास इसे प्रस्तावित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तुम और मेरे बीच एक मृत्यु अनुबंध। वांग जुएछू ने तलवार पर हाथ रखे हुए सीधे जिया तियानलोंग को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। जिया तियानलोंग हंसा, लेकिन उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में चमक आए और वह गहराई से सोचने लगा, जिससे स्पष्ट था कि वह इस मामले को हल्के में लेने का साहस नहीं कर रहा और गंभीर विचार के बाद ही उत्तर देगा। भीड़ में आपस में चर्चा की आवाजें गूंजने लगीं और यहाँ तक कि सामान्यतः अनभिज्ञ रहने वाला जायम भी स्वयं को रोक नहीं सका और अपने पास खड़े ली फेव से पूछ बैठा, यह मृत्यु अनुबंध क्या होता है? सुनने में तो ये बहुत ही भयानक लगता है। क्या तुम्हें मृत्यु अनुबंध के बारे में भी नहीं पता? ये तो अविश्वसनीय है। जियांग के विवादों को सुलझाने के सभी तरीकों में से ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे रक्तरंजित तरीका है। ली फेव ने ऐसे चेहरे के भाव के साथ समझाया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। अरे, इसमें अजीब क्या है? तुम्हें पता है कि मैं गॉड हैंड वैली से बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम जानता हूँ और जियांग के मामलों में मेरी कोई रुचि नहीं है, जायम ने कुछ चिड़चिड़े स्वर में उत्तर दिया। ओह हाँ, सही है, मैं ये लगभग भूल ही गया था, ली फेव ने झेपते हुए सिर खुजाया। मृत्यु अनुबंध आमतौर पर उन दो पक्षों के बीच किया जाता है जिनके बीच गहरी शत्रुता और घोर घृणा होती है, और युद्ध से पहले वे एक जीवन मृत्यु घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें ये स्पष्ट लिखा होता है कि युद्ध में प्रवेश करने के बाद वे तब तक लड़ेंगे जब तक केवल एक ही जीवित न रह जाए, और यदि कोई बीच में युद्ध छोड़ दे तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा पूरी जियांग में मिट्टी में मिल जाती है, बल्कि जियांग का कोई भी व्यक्ति उसे मारने का अधिकार रखता है, क्योंकि सभी लोग मृत्यु अनुबंध को अत्यंत पवित्र मानते हैं और जो कोई भी इसकी मर्यादा को तोड़ता है उसे उदाहरण बनाने के लिए नष्ट कर दिया जाता है। ली फेव ने धीरे धीरे और विस्तार से समझाया। इसके अलावा ऐसे युद्ध प्रायः उन मैदानों में लड़े जाते हैं जहां पहले भी कई लोग मर चुके होते हैं, जिससे ये सामान्य लड़ाइयों की तुलना में कहीं अधिक रक्तरंजित और क्रूर दिखाई देते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इस तरीके का उपयोग कम हो गया है, ली फेव ने आगे जोड़ा। ये सब सुनकर जायम की भौहें सिकुड़ गईं और उसे मृत्यु अनुबंध का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया तथा उसके मन में सेक्ट लीडर वांग के इस निर्णय के प्रति स्पष्ट असहमति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसके विचार से इसका अंत केवल एक की मृत्यु और दूसरे की गंभीर चोट पर ही होगा, और यदि परिणाम पहले से ही इतना भयावह है तो इसे शुरू ही न किया जाए तो बेहतर है, या तो शत्रु को छोड़ दिया जाए या फिर सीधे मार दिया जाए। ठीक है, मैं सहमत हूँ, हम मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। बार बार विचार करने के बाद चारों ओर दृष्टि घुमाकर अंततः मून गोल्डन लाइट की आकृति पर दृष्टि टिकाते हुए जिया तियानलोंग ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। चूंकि उसका विरोधी इसी बहाने उसे मारना चाहता था, तो क्या ये 7 मिस्ट्री सेक्ट की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का उत्तम अवसर नहीं था? जिया तियानलोंग भली भांति जानता था कि वांग जुएछू क्या सोच रहा है। वह अपने 3 छिपे हुए वरिष्ठ मार्शल इनकलों के सहारे पर भरोसा कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से जिया तियानलोंग को उनके अस्तित्व का पहले से ही अपने जासूसों की रिपोर्टों के माध्यम से ज्ञान था और उसने उनके विरुद्ध पहले ही प्रतिकार की तैयारी कर ली थी। अमर साधक और उसकी उड़ती तलवारों की तकनीक उसके साथ होने के कारण इस युद्ध में उसकी जीत की संभावना 90% से भी अधिक थी। यदि वह इस मृत्यु युद्ध में वांग जुएछू और 7 मिस्ट्री सेक्ट के शेष विशेषज्ञों को मार देता तो ये सौदा पूरी तरह लाभदायक होता, और भले ही इस बार हमला असफल हो जाता तब भी कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि अगली बार जब वह आक्रमण करता तब तक 7 मिस्ट्री सेक्ट के पास प्रतिरोध करने की शक्ति ही नहीं बचती। आखिरकार एक विशेषज्ञ को तैयार करना कोई एक वर्ष का काम नहीं होता। इसी कारण अत्यंत सावधान रहने वाला जिया तियानलोंग भी इस बार इतना बड़ा जोखिम उठाने और मृत्यु अनुबंध पर सहमत होने का निर्णय ले सका। सेक्ट लीडर वांग, मृत्यु अनुबंध के नियमों के अनुसार युद्ध का समय और स्थान तुम्हें तय करना चाहिए। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन लड़ने वालों की संख्या और युद्ध की विधि तय करने का अधिकार मेरा होना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? जिया तियानलोंग के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई। तुम सही हो, वांग जुएछू ने कुछ अनिच्छा से उत्तर दिया।
ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि युद्ध में कुल 100 लोग भाग लें, दोनों पक्षों से 50-50, और यह एक बैटल रॉयल हो। जिया तियानलोंग ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे अपनी मांग रख दी। 50 लोग, बैटल रॉयल। सेक्ट लीडर वांग के ठंडे चेहरे पर भी आश्चर्य की हल्की सी झलक उभर आई। यद्यपि मृत्यु अनुबंध में कई लोगों के भाग लेने की अनुमति होती है ताकि किसी एक पक्ष की शक्ति अत्यधिक क्षीण न हो, किंतु 20 या 30 लोग ही पहले से ही अत्यधिक माने जाते थे, और जिया तियानलोंग द्वारा प्रस्तावित बैटल रॉयल पद्धति तो एक द्वंद्व की तुलना में अत्यंत दुर्लभ थी। फिर भी चूंकि मृत्यु अनुबंध का प्रस्ताव स्वयं वांग जुएछू ने दिया था, वह अब अपने शब्द वापस नहीं ले सकता था, और उसे अपने 3 वरिष्ठ मार्शल अंकलों की युद्ध क्षमता पर पूर्ण विश्वास था। इसलिए भले ही यह बैटल रॉयल हो, विजय निश्चित रूप से उसी की होगी। इसके अतिरिक्त यदि वह जिया तियानलोंग को मार सका तो चाहे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह उसे स्वीकार करने को तैयार था, क्योंकि जैसे ही यह षड्यंत्रकारी जिया तियानलोंग मरेगा, उसके अधीन शक्तियां तुरंत ही अगला नेता बनने के लिए आपस में लड़ने लगेंगी, जिससे गैंग कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी और 7 मिस्ट्रीज सेक्ट के लिए कोई खतरा नहीं रह जाएगा। ये सब सोचते हुए सेक्ट लीडर वांग ने अंततः सिर हिलाकर अपने विरोधी की मांग स्वीकार कर ली। लोगों, युद्ध मैदान और मृत्यु अनुबंध की तैयारी करो। वांग जुएछू ने अपने पीछे खड़े लोगों को कठोर स्वर में आदेश दिया। उसके आदेश का पालन करते हुए सेक्ट हॉल के भीतर से चमकीले वस्त्रों में सजे हुए 30 शिष्य तेजी से बाहर निकले, और आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला, बल्कि उन्होंने हॉल के सामने बिना किसी संवाद के लकड़ी के खूंटे और मोटी रस्सियों का उपयोग करते हुए मृत्यु द्वंद्व के लिए एक अस्थायी अखाड़ा तैयार करना शुरू कर दिया। और उनकी फुर्तीली तथा सटीक हरकतों को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि ये लोग 7 मिस्ट्री सेक्ट के सामान्य निम्न स्तरीय शिष्य नहीं थे, बल्कि अच्छे खासे मार्शल आर्ट में निपुण योद्धा थे। द्वंद्व स्थल को बनते हुए देखकर ली फेउ का मन बेचैन हो उठा और उसने घबराए हुए स्वर में जायम से पूछा, ऐसा मत कहना कि हम यहाँ पूरी रात छिपे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। क्या हम बस यूं ही खड़े होकर उनका मृत्यु द्वंद्व देखते रहेंगे? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। जायम ने अत्यंत ठंडे और उदासीन स्वर में उत्तर दिया, ये सही नहीं है। तुम्हारी प्रिय इस समय किसी भी खतरे में नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। हम बस इस द्वंद्व के समाप्त होने का इंतजार करेंगे, और जैसे ही फेरल वुल्फ गैंग पीछे हटेगा, हम अव्यवस्था का लाभ उठाकर चुपचाप युवा महिला झांक तक पहुंचेंगे, क्योंकि 7 मिस्ट्री सेक्ट के बचे हुए लोग संभवतः तुम पर सारा दोष डालकर तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहेंगे। इसलिए तुम दोनों को किसी बहुत दूर की जगह भाग जाना होगा, जहां वे तुम्हें कभी ढूंढ न सकें। तो क्या ये भागकर शादी करने जैसा नहीं होगा? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शियुआ कभी इसके लिए सहमत नहीं होगी। ली फेउ ने सिर को ऐसे हिलाया मानो ढोल पीट रहा हो। तो फिर उसे बेहोश कर दो और जबरदस्ती ले जाओ। जब तक वह होश में आएगी, तब तक सब कुछ बदल चुका होगा। क्या ये पर्याप्त नहीं है? जायम ने बेहद लापरवाही से कहा। तुम? ली फेउ ने क्रोध से जायम को घूरा, लेकिन उसके मुंह से कोई और शब्द नहीं निकल सका। जब ये दोनों पूरी तरह अपनी बातचीत में डूबे हुए थे, उसी समय सेक्ट लीडर वांग ने गंभीर भाव के साथ 2 रक्त लाल रंग के स्क्रॉल स्वीकार किए, जो मृत्यु अनुबंध थे, जिनमें से एक उसने अपने पास रखा और दूसरे को अपने एक व्यक्ति के हाथ जिया तियानलोंग तक भिजवा दिया। जैसे ही जिया तियानलोंग ने वह दस्तावेज लिया, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने सावधानीपूर्वक स्क्रॉल खोला, हर पंक्ति को सतर्क दृष्टि से पढ़ा, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसमें कोई चाल या त्रुटि नहीं है, सिर हिलाकर उसे बंद कर दिया और फिर मृत्यु द्वंद्व के लिए योद्धाओं का चयन करना शुरू कर दिया। अपने अधीन लोगों को छानने के बाद उसने फेरल वुल्फ गैंग के 13 शीर्ष विशेषज्ञ चुने, और साथ ही छोटे मोटे गिरोहों से दर्जनों ऐसे मार्शल कलाकार भी चुन लिए जिनकी प्रतिभा औसत थी, ताकि अपने स्वयं के नुकसान को कम किया जा सके, क्योंकि एक बार मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, चाहे वे चाहें या नहीं, उन्हें अपने तुच्छ जीवन को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लड़ना ही पड़ता। बाकी बचे स्थानों के लिए जिया तियानलोंग ने अपने कुछ सक्षम आयरन गार्ड्स को चुना, और स्वाभाविक रूप से मून गोल्डन लाइट का मंच पर उतरना तो तय ही था, क्योंकि जिया तियानलोंग को पूरी तरह उस अमर साधक की उड़ती तलवार तकनीक पर ही भरोसा था। जब जिया तियानलोंग अपनी तैयारियों में व्यस्त था, उसने यह नहीं देखा कि वांग जुएछू कब पत्थर के हॉल में लौट गया, और जब तक वह वापस नहीं आया, तब तक जिया तियानलोंग यही समझता रहा कि शायद वांग जुएछू भी अपने पक्ष के योद्धाओं को चुनने में दुविधा में फंसा हुआ है। जब मृत्यु द्वंद्व का मंच पूरी तरह तैयार हो गया, तब सेक्ट हॉल से वांग जुएछू लगभग 400 लोगों को लेकर बाहर आया, जिनमें पुरुष, महिला, युवा, वृद्ध सभी शामिल थे, लेकिन उन सभी की आंखों में एक दृढ़ और प्रखर चमक थी तथा उनके कदम स्थिर और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जिससे स्पष्ट था कि ये सभी 7 मिस्ट्री सेक्ट के अभिजात शिष्य थे। उन सब के बीच, जिनसे जिया तियानलोंग सबसे अधिक सतर्क हो गया, वे 3 व्यक्ति थे जो वांग जुएछू के ठीक पीछे चल रहे थे। पहला व्यक्ति विद्वान सा चोगा पहने हुए था, जिसका चेहरा पढ़े लिखे और सभ्य व्यक्ति जैसा प्रतीत होता था। दूसरा अत्यंत ऊंचा चौड़ा था, जिसकी छाती नंगी थी और जिसकी घनी दाढ़ी लोहे की सुइयों जैसी प्रतीत होती थी, जिससे उसमें अद्वितीय वीरता झलकती थी। और तीसरा व्यक्ति धूसर वस्त्रों में था, जिसकी पीठ पर लंबी तलवार बंधी हुई थी और जिसका चेहरा ठंडा तथा भावहीन था।
पहली नज़र में ये सभी लोग 30 से 40 वर्ष की आयु के मध्य वयस्क प्रतीत होते थे, लेकिन ध्यान से देखने पर उनके शरीर से समय की गहरी छाया झलकती थी, मानो उन्होंने 70-80 वर्षों का संसार देख लिया हो, जिससे देखने वालों को यह अजीब सा महसूस हुआ कि इनकी बाहरी युवावस्था उनकी वास्तविक आयु से मेल नहीं खाती। जिया तियानलोंग का मन बिल्कुल स्पष्ट था, ये तीनों निस्संदेह वांग जुएछू के 3 मार्शल अंकल थे, और ऐसा प्रतीत होता था कि 7 मिस्ट्रीज एक्ट इस बार कुछ भी छिपाने वाला नहीं था और अपनी संचित शक्ति तक बाहर निकाल लाया था। ये सोचते हुए जिया तियानलोंग एक और झुका और बौने मून गोल्डन लाइट की ओर इशारा करते हुए उन तीनों की ओर उंगली दिखाकर बोला, मून, मुझे नहीं पता कि तुम उन तीनों के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन क्या तुम उन्हें संभाल सकोगे? वे तो साधारण लोग मात्र हैं, मेरी उड़ती तलवारों की एक ही लहर में उनकी छोटी सी जान समाप्त हो जाएगी, इसमें चिंता करने जैसा क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मोंक गोल्डन लाइट ने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा और असंतोष भरी दृष्टि से जिया तियानलोंग को घूरा। मैं ऐसा साहस कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो बस बिना सोचे पूछ लिया था, कृपया इसे दिल पर मत लो। मोंक, जिया तियानलोंग ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह उस व्यक्ति को नाराज करने से डर रहा था जिस पर वह सबसे अधिक निर्भर था। हूंफ! बौने ने ये सुनकर हल्की सी फूंक मारी और उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। ये देखकर ही जिया तियानलोंग के हृदय को कुछ शांति मिली और उसने भीतर ही भीतर कड़वी मुस्कान के साथ सोचा कि यह महान अमर साधक वास्तव में प्रसन्न करना आसान नहीं है। इसके बाद उसने जल्दी से शरीर घुमाया और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, क्या तुम लोग तैयार नहीं हो? मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर शुरू करो। उसकी कड़क आवाज के साथ ही फेरल वुल्फ गैंग के वे लोग जो मृत्यु द्वंद्व में भाग लेने वाले थे, गंभीर भाव के साथ आगे आए और अपने नाम अनुबंध पर लिखने लगे, और जैसे ही उन्होंने हस्ताक्षर किए, उनके भीतर से तीव्र युद्ध भावना फूट पड़ी। पीछे न रहने देते हुए वांग जुएछू ने भी ठंडे स्वर में आदेश दिया, मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। तुरंत ही 7 मिस्ट्री सेक्ट की भीड़ में से चुने गए दर्जनों योद्धा बाहर निकले और आगे बढ़कर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने लगे। जायम की दृष्टि स्वाभाविक रूप से उन लोगों पर जा टिकी जो आगे आ रहे थे, और वह ये देखने लगा कि क्या उनमें कोई परिचित चेहरा है, और तभी उसकी नज़र सेक्ट लीडर वांग के 3 मार्शल अंकलों पर भी पड़ी, लेकिन उसने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया, बल्कि जल्दी जल्दी भीड़ को छानते हुए देखा, जब तक कि नीले हरे वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति उसकी दृष्टि में नहीं आ गया। उस वृद्ध को देखते ही जायम के मुंह से अनायास ही धीमी आवाज में निकल पड़ा, एल्डरली। ये वही व्यक्ति था जिसकी जान जायम ने कभी बचाई थी, मारोन का गुरु एल्डरली, और उसका मृत्यु द्वंद्व में भाग लेना जायम की कल्पना से भी परे था। जायम ने तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली, तेजी से मुड़कर ली फेउ के कंधे पर पूरी शक्ति से थपकी मारी और कहा, क्या तुमने देखा? एल्डरली वहां है और वह मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। लेकिन ली फेउ निर्जीव सा खड़ा रहा, दूर की ओर शून्य दृष्टि से देखता हुआ, मानो उसने कुछ सुना ही न हो, और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसकी चेतना सुन्न हो गई हो। अरे, क्या हुआ? जायम ने हैरानी से पूछा। भले ही एल्डरली हस्ताक्षर कर रहा हो, ऐसा तो नहीं कि वह मर ही जाएगा, है न? जायम ने अजीब स्वर में कहा। ये सुनते ही ली फेउ की आंखों में अचानक चेतना लौटी, उसने खाली सी नज़र से जायम की ओर देखा और एक ऐसा वाक्य कहा जिसने जायम को उसी क्षण स्तब्ध कर दिया। शियुआ भी वहां है, वह भी इस मृत्यु द्वंद्व में भाग लेने जा रही है। ये कहते ही ली फेउ का चेहरा पूरी तरह बदरंग और भयावह हो गया। कहाँ? होश में आते ही जायम ने घबराए हुए स्वर में तुरंत पूछा। वहां। ली फेउ की दृष्टि का अनुसरण करते हुए जायम की नज़र अंततः भीड़ के एक कोने में खड़ी, चेहरे पर पीलापन ओढ़े हुई झांक शियुआ पर जा टिकी, जो इस समय 2 अन्य युवतियों के साथ खड़ी थी जो मृत्यु द्वंद्व में भाग लेने वाली थी, और वो पतले सफेद वस्त्र पहने हुए अपने बादाम जैसे होठों को हल्के से दांतों से दबाए खड़ी थी, जिससे उसका पूरा अस्तित्व एक सफेद रंग के नाजुक फूल जैसा प्रतीत हो रहा था, सुंदर, कोमल और अत्यंत नाजुक। झांग युवती जैसी कमजोर स्त्रियां इस तरह की रक्तरंजित लड़ाई में कैसे भाग ले सकती हैं? क्या उस वांग उपनाम वाले व्यक्ति से कोई भयानक भूल हो गई है? जायम, जो अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, अविश्वास से भरकर बुदबुदाया। शियुआ 7 सुप्रीम डिवीजन की एक आंतरिक शिष्या भी है, क्या मैंने यह बात तुम्हें पहले नहीं बताई थी? ली फेउ ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, और उसकी बात सुनकर जायम को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके मन के भीतर अप्रत्याशित प्रहार कर दिया हो। जायम पूरी तरह मौन हो गया और उसके पास कहने के लिए कोई शब्द शेष नहीं बचे। ये बात अब स्पष्ट हो चुकी थी कि 7 मिस्ट्री सेक्ट के पास बचे हुए विशेषज्ञ बहुत कम थे और सेक्ट लीडर वांग के मन में स्त्रियों के प्रति कोई विशेष संरक्षण भाव नहीं था, और इस अत्यंत विकट परिस्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए उसने झांग शियुआ जैसी युवती को भी मैदान में उतार दिया था, मानो वह इस एक ही दांव पर सब कुछ लगाने को तैयार हो। भाई, मैं सीधी बात कहता हूँ, मैं झांग शियुआ के साथ रहना चाहता हूँ, अब तुम अपना ध्यान रखना। ली फेउ ने हल्के स्वर में कहा, जायम के कंधे पर हाथ रखा और फिर बिना पीछे देखे अखाड़े की ओर बढ़ गया। वह 2 कदम भी नहीं चला था कि पीछे से एक हल्की सी आह सुनाई दी, और उसके तुरंत बाद हवा में एक विचित्र सी लहर उठी, और पलक झपकते ही एक और व्यक्ति उसके पास प्रकट हो गया, जायम।
इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, आखिर यह केवल एक मृत्यु अनुबंध की लड़ाई ही तो है। ये छोटी सी स्थिति मेरे लिए संभालना कठिन नहीं है, और चूंकि हम मित्र हैं तो मैं इस छोटे से काम में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। जायम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर ली फेउ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पूरी शक्ति से जायम के सीने पर हाथ मारते हुए धीमे स्वर में बोला, अच्छे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जायम मुस्कराता रहा और कुछ नहीं बोला, क्योंकि जैसा उसने स्वयं कहा था, उसका साथ देने का एक कारण ये था कि वह ली फेउ को लंबे समय से जानता था और दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। इसलिए वह ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ली फेउ अकेले ही इस खतरनाक राह पर चला जाए। और दूसरा कारण ये था कि जायम स्वयं एक साहसी और अत्यंत कुशल व्यक्ति था, जिसे पूरा विश्वास था कि फेरल वुल्फ गैंग के तथाकथित विशेषज्ञ उसकी फायरबॉल और इंपीरियल फ्लाइट तकनीक के सामने कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकते, और इसके अतिरिक्त वह अपनी स्वयं की शक्ति को परखने के लिए भी थोड़ा उत्सुक था। दोनों व्यक्ति आगे बढ़े, भीड़ को चीरते हुए सीधे वांग जुएछू की ओर जाने लगे, और रास्ते में उन्होंने अपने ब्रोकन वाटर सैक्ट के वस्त्र फाड़ दिए, जिससे उनके 7 मिस्ट्री सैक्ट के परिधान प्रकट हो गए। जायम और ली फेउ की इस अचानक उपस्थिति और पहचान परिवर्तन ने दोनों पक्षों को मूर्ख सा घूरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, जिससे वे बिना किसी बाधा के सीधे वांग जुएछू के सामने पहुंच गए। डिवीजन हेड ली, डॉक्टर जायन। ली फेउ को देखते ही झांग शियुआ की प्रसन्नता की सीमा न रही, उसका कोमल चेहरा आश्चर्य और खुशी से खिल उठा, और यदि वहां इतने अधिक लोग उपस्थित न होते तो संभवतः वह अपने प्रिय की बाहों में समा जाती और अपने हृदय की सारी व्यथा उंडेल देती। सेक्ट लीडर वांग ने भी इन दोनों को पहचान लिया, और उसकी आंखों में क्षणिक आश्चर्य की झलक दिखाई दी, क्योंकि उनके लिए यह उपस्थिति पूरी तरह अप्रत्याशित थी। एक्सटर्नल ब्लेड डिवीजन के उप प्रमुख ली फेउ सेक्ट लीडर को प्रणाम करता है। ली फेउ ने ऊंचे स्वर में कहा, हम दोनों मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर कर इस द्वंद्व में भाग लेना चाहते हैं। उसने बिना किसी भूमिका के सीधे अपनी बात रख दी, जबकि जायम चुपचाप एक और खड़ा रहा। उसका हाव भाव ली फेउ और सेक्ट लीडर मां के समान शांत और स्थिर था। ली फेउ की बात सुनते ही सेक्ट लीडर वांग ने वे प्रश्न निगल लिए जो उसे पूछने चाहिए थे, और उसके ठंडे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई जब उसने सौहार्दपूर्ण स्वर में कहा, अत्यंत उत्तम। वास्तव में हमारे 7 मिस्ट्री सेक्ट के निष्ठावान शिष्य डिवीजन हेडली के शामिल होने से हमारी जीत की संभावना अवश्य बढ़ेगी, किंतु मेरा विचार है कि डॉक्टर जायम को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी चिकित्सकीय विद्या हमारे सेक्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यदि उसे इस द्वंद्व में कुछ हो गया तो वह अपूरणीय क्षति होगी। ये सुनकर जायम ने हल्की मुस्कान दी, और ली फेउ के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना वह थोड़ा सा हिला और उसका शरीर सेक्ट लीडर वांग की आंखों के सामने से पूरी तरह गायब हो गया। सेक्ट लीडर वांग चौंक गया, और जैसे ही वह चारों ओर देखने वाला था, उसे पीछे से जायम की आलसी सी आवाज़ सुनाई दी, मुझे नहीं पता कि मेरी योग्यता सेक्ट लीडर के ध्यान के योग्य है या नहीं, लेकिन यदि मैं इस मृत्यु द्वंद्व में उतरूं तो मुझे विश्वास है कि मैं स्वयं की रक्षा कर सकता हूं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि सेक्ट लीडर मेरी निष्ठा स्वीकार करेंगे। सेक्ट लीडर वांग का हृदय भय और आश्चर्य से भर उठा, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सेक्ट में अपनी चिकित्सा विद्या के लिए प्रसिद्ध जायम के पास ऐसी भयानक मार्शल कला भी होगी, और वह बिना किसी आभास के उसकी सुरक्षा रेखा को भेदते हुए उसकी पीठ के इतने निकट पहुंच सकता है। इतनी भयावह क्षमता, ये व्यक्ति वास्तव में कौन है, और हमारे सेक्ट में छिपकर उसका उद्देश्य क्या है? ऐसे डरावने विचार एक के बाद एक वांग जुएछू के मन में उमड़ पड़े। उसने मुड़कर उस मासूम से दिखने वाले जायम को देखा, और फिर अनायास उसकी दृष्टि अपने 3 मार्शल इनकलों की ओर चली गई, जहां उसने देखा कि उनके चेहरे के भाव भी हल्के से बदल चुके थे और उनकी आंखों में भी भय की स्पष्ट झलक थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर जायम की क्षमता ने उन्हें भी भीतर तक हिला दिया था। कई प्रकार के विचार उसके मन में घूमे, लेकिन अंततः सेक्ट लीडर वांग ने निर्णय ले लिया। वह अचानक जोर से हंसा और अत्यंत सौहार्दपूर्ण स्वर में बोला, डॉक्टर जायम का हृदय निस्संदेह पूरी तरह सेक्ट को समर्पित है, और एक सेक्ट लीडर होने के नाते मैं इसे अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ। उसने सबसे कमजोर कौशल वाले 2 शिष्यों की ओर इशारा किया, जो पंक्ति से बाहर निकल आए, और जायम तथा ली फेउ ने उनकी जगह ले ली, जिसके बाद सेक्ट लीडर वांग ने दोनों को काली स्याही से रक्तलाल मृत्यु अनुबंध पर अपने नाम लिखने की अनुमति दे दी, और इस प्रकार वे दोनों भी मृत्यु द्वंद्व के सदस्य बन गए। 7 मिस्ट्रीज सेक्ट में हुई यह हलचल स्वाभाविक रूप से जिया तियानलोंग की नज़रों से नहीं बची, और यद्यपि 2 नए विशेषज्ञों का जुड़ना उसके लिए थोड़ा अप्रत्याशित था, फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसका विश्वास था कि नश्वर शरीर मून गोल्डन लाइट की उड़ती तलवार तकनीक के सामने टिक नहीं सकते। इस प्रकार दोनों पक्षों ने अपने अपने मृत्यु अनुबंधों पर हस्ताक्षर पूरे कर लिए और उन्हें एक दूसरे से अदल बदल लिया, और उसी क्षण मृत्यु द्वंद्व की शुरुआत घोषित हो गई, एक ऐसा संघर्ष जिसमें अंततः केवल एक ही पक्ष जीवित रह सकेगा। माउंट गोल्डन लाइट अपने चेहरे पर अहंकार और आत्मविश्वास से भरी हुई अभिव्यक्ति लिए अखाड़े के ठीक बीचों बीच खड़ा था।
उसके ठीक पीछे फेरल वुल्फ गैंग के सदस्य पंक्तिबद्ध खड़े थे, और उसके मन में ये गर्व स्पष्ट झलक रहा था कि उसके प्रकट होने से पहले ही उसने जिया तियानलोंग को यह आश्वासन दे दिया था कि वह अकेला ही सेवन मिस्ट्री सेक्ट से आने वाले सभी चुनौतीकर्ताओं का सामना करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। हालांकि स्वाभाविक रूप से उसकी सेवाओं की कीमत पहले से तय 5000 तौल सोने से बढ़ाकर 8000 तौल सोना कर दी गई थी। जब भी मून गोल्डन लाइट युद्ध के बाद मिलने वाले इस भारी पुरस्कार के बारे में सोचता तो उसके हृदय में आग सी लपट उठने लगती, और वह भीड़ की ओर तिरस्कार भरी दृष्टि से घूरते हुए स्वयं को बड़ी मुश्किल से इस प्रलोभन से रोक पाता कि वह वहीं खड़े खड़े सेवन मिस्ट्रीज सेक्ट के सभी सदस्यों का संहार न कर दे। ली फेउ के पास खड़े होने के बजाय जायम भीड़ के दूसरे सिरे पर अकेला खड़ा था, क्योंकि ली फेउ और झांग शियुआ एक दूसरे के साथ खड़े होकर धीमे स्वर में प्रेम और स्नेह की बातें कर रहे थे, और जायम स्वभाव से इतना असभ्य नहीं था कि दो प्रेमियों की निजी दुनिया में दखल दे। सच में यह आदमी अपनी युवा प्रेमिका के साथ खड़ा होकर आखिर सोच क्या रहा है, और यह कैसी विडंबना है कि जब हम सेक्ट के अस्तित्व के लिए युद्ध करने वाले हैं तब भी ये दोनों अपने भावनाओं और प्रेम की बातें कर सकते हैं। ये सोचते हुए जायम के मुंह में एक अजीब सी खटास भर गई। होश में लौटते ही जायम भी सेक्ट के अन्य सदस्यों की तरह अखाड़े में खड़े उस बौने को कौतूहल भरी निगाहों से घूरने लगा। फेरल वुल्फ गैंग के सभी लोग पीछे छिपे हुए हैं और आगे केवल यही आ रहा है। ये तो अविश्वसनीय है। क्या उन्होंने सचमुच इस मैले कुचैले दिखने वाले बौने को ही लड़ाई शुरू करने दिया है, या फिर इसके पास कोई विचित्र और अत्यंत गूढ़ मार्शल तकनीक छिपी हुई है? जायम मन ही मन विचार करते हुए पलकें झपकाने लगा। सेक्ट लीडर वान की सोच भी लगभग उसी दिशा में बह रही थी जिस दिशा में जायम के विचार जा रहे थे, और इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपने लोगों को अखाड़े में झोंक देने के बजाय तलवार लिए हुए एक प्रोटेक्टर को आगे भेजने का निर्णय लिया, ताकि पहले विरोधी की वास्तविक क्षमता को परखा जा सके और किसी भी अनावश्यक क्षति से बचा जा सके। यद्यपि युद्ध का प्रारूप सामूहिक संघर्ष का था, लेकिन यदि एक पक्ष केवल एक व्यक्ति को ही भेजता तो वह लड़ाई अपने आप ही एक के बनाम एक का रूप ले लेती, और इसी सोच के साथ सेक्ट लीडर वांग ने वैसा ही करने का निश्चय किया। जब मून गोल्डन लाइट ने देखा कि उसकी ओर केवल एक ही व्यक्ति बढ़ रहा है तो वह अपने हृदय में तुरंत समझ गया कि सामने वाला क्या सोच रहा है। हे, एक अजीब और भयावह हंसी उसके गले से निकली, जिसकी ध्वनि इतनी तीव्र और कंपन भरी थी कि वह धूलों को चीर सकती थी और जिसे सुनकर लोगों के शरीर अनायास ही कांपने लगते थे। वांग जुएचू द्वारा भेजा गया ये प्रोटेक्टर 30 वर्ष से अधिक आयु का अत्यंत सुदृढ़ शरीर वाला और वीरता से भरपूर योद्धा था, जिसकी तलवार पकड़ने वाली हथेलियों पर हरी नसें उभरी हुई थीं, और मात्र एक दृष्टि डालने से ही यह स्पष्ट हो जाता था कि वह तलवार चलाने में अत्यंत निपुण है। और यहाँ तक कि मून गोल्डन लाइट की उस विचित्र हंसी को सुनने के बाद भी उसका हृदय तनिक भी विचलित नहीं हुआ, जो इस बात का प्रमाण था कि वह अनगिनत युद्धों से होकर गुजरा है। जब मून गोल्डन लाइट ने उस शक्तिशाली योद्धा को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपनी अजीब हंसी बंद कर दी और अत्यंत सहज भाव से अपने वस्त्रों के भीतर से पीले रंग का एक कागज निकाला, जिस पर लिखे शब्द और आकृतियां स्वर्णिम प्रकाश से दमक रही थीं, और जायम ने मात्र एक नज़र में ही समझ लिया कि यह वस्तु असाधारण रूप से मूल्यवान है। उस बौने ने पास आते योद्धा की पूरी तरह उपेक्षा की और आगे बढ़ने के बजाय पीले कागज को एक हाथ में पकड़कर मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। हालांकि सेवन मिस्ट्री सेक्ट का वह योद्धा यह नहीं समझ पा रहा था कि उसका विरोधी कौन सी पागल योजना रच रहा है, लेकिन उसके युद्ध अनुभव की गहराई अपार थी, और वह जानता था कि यदि मंत्र पूरा होने से पहले ही शत्रु को समाप्त कर दिया जाए तो स्थिति उसके लिए कहीं अधिक अनुकूल रहेगी। इसी कारण उसने एक क्षण भी न सोचते हुए जोर से छलांग लगाई, कुछ ही कदमों में मून गोल्डन लाइट के निकट पहुंचा, अपने हाथ में पकड़ी इस्पाती तलवार को ऊपर उठाया और ठंडी चमक के साथ पूरी शक्ति से उसके सिर की ओर वार कर दिया। जिस क्षण उसकी आंखों ने तलवार की धार को मून गोल्डन लाइट के सिर पर गिरते हुए देखा, उसी क्षण मंत्रोच्चार पूर्ण हो चुका था, और तलवार के शरीर से टकराने से पहले ही मून गोल्डन लाइट ने उस पीले कागज को अपने शरीर से चिपका लिया, जिससे अचानक एक तीक्ष्ण स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा। इस स्वर्णिम चमक ने योद्धा की आंखों को कुछ पल के लिए अंधा कर दिया, लेकिन उसके मन में तनिक भी घबराहट नहीं आई, और वह पूरी शक्ति से तलवार नीचे की ओर चलाता रहा। धांग, धातु के टकराने की भीषण ध्वनि पूरे अखाड़े में गूंज उठी। योद्धा ने अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच जलन सी महसूस की, क्योंकि उसकी तलवार लगभग उसके हाथ से छूटने ही वाली थी, और यह अनुभव उसे भीतर तक हिला गया, जिससे वह तुरंत समझ गया कि स्थिति अत्यंत खतरनाक हो चुकी है, और वह पंजों के बल कई झांक पीछे हट गया, फिर तलवार ताने हुए वहीं रुक गया। इस समय वह अखाड़े में मौजूद भीड़ की सामूहिक हाँफ और विस्मय भरी आवाज़ें सुन सकता था। भीड़ की प्रतिक्रिया सुनते ही योद्धा के मन में चिंता गहराने लगी, और वह ये जानने के लिए व्याकुल हो उठा कि आखिर हुआ क्या था और उसका वार इतना विचित्र रूप से निष्फल क्यों हो गया। सौभाग्यवश उसकी दृष्टि लौट आई और उसने तुरंत आगे की ओर देखा, जहां उसने पाया कि वह बौना कई झांक दूर स्थिर खड़ा है, और उसके पूरे शरीर के चारों ओर लगभग 1 इंच मोटी स्वर्णिम आभा फैली हुई है, जो किसी मोटे कवच की तरह उसे ढंके हुए थी, इतना सुदृढ़ कि मानो हवा और वर्षा भी उसे भेद न सके, और प्रोटेक्टर का तलवार प्रहार उस प्रकाश परत से टकराकर भी उसके शरीर को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सका।
योद्धा ये समझ ही नहीं पाया कि यह स्वर्णिम प्रकाश आखिर किस स्रोत से उत्पन्न हुआ है और यह इस्पात और लोहे जितना कठोर कैसे हो सकता है, और यद्यपि उसका अनुभव विशाल था, फिर भी उसने ऐसा दृश्य अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा था, जिससे वह स्तब्ध रह गया। तलवार थामे हुए वह असमंजस में पड़ गया कि आगे बढ़े या पीछे हटे। केवल वही नहीं, बल्कि भीड़ में खड़े सभी दर्शक भी इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। जियांगहू की दुनिया में अमर साधकों के अस्तित्व को जानने वाले लोग अत्यंत कम थे, और युए राज्य जैसे दूरस्थ क्षेत्र में तो ये ज्ञान और भी दुर्लभ था। इसलिए पीले कागज से उत्पन्न ये स्वर्णिम प्रकाश 7 मिस्ट्रीज सेक्ट के सदस्यों के लिए अत्यंत रहस्यमय और अगम्य प्रतीत हो रहा था। 7 मिस्ट्रीज सेक्ट के लोगों को एक दूसरे की ओर भयभीत दृष्टि से देखते हुए देखकर जिया तियानलोंग के हृदय में आनंद उमड़ पड़ा, जबकि भीड़ के पीछे खड़ा जायम इन सबसे कहीं अधिक चकित था। जायम जानता था कि इस पर्वत शिखर पर उस बौने के अतिरिक्त कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जादुई तकनीकों का प्रयोग कर सके, और उसके लिए ये स्पष्ट था कि बौने ने आत्मा बंधन तावीज जैसी किसी विधि का प्रयोग किया है, हालांकि उसे ये तकनीक उससे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुई। जब किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं था, तब जायम ने तुरंत हेवंस आई तकनीक का मंत्र बुदबुदाकर उसे सक्रिय किया और अपनी दृष्टि बौने की ओर केंद्रित कर दी। उसने देखा कि स्वर्णिम आभा के नीचे बौने के शरीर पर एक मंद सी सफ़ेद रोशनी झिलमिला रही थी, जो स्वर्णिम प्रकाश की तुलना में इतनी क्षीण थी कि यदि कोई विशेष रूप से ध्यान न दे तो उसका अस्तित्व शायद महसूस भी न कर पाए। ये बौना वास्तव में एक अमर साधक था, जिसकी जादुई शक्ति जायम से कहीं कम थी, और इस तथ्य ने जायम को एक साथ प्रसन्न और व्यथित दोनों कर दिया। वह प्रसन्न था क्योंकि एक नवसाधक होने के बावजूद उसकी जादुई शक्ति इस बौने से अधिक थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि बौना केवल अमर साधना को छू भर पाया है। लेकिन वह व्यथित भी था क्योंकि उसे यह ज्ञात नहीं था कि कहीं बौने के पास ऐसी अन्य जादुई तकनीकें तो नहीं है जिनसे वह अनभिज्ञ है, और इसी कारण वह यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि यदि उसका सामना उस बौने से हुआ तो वह उसे पूरी तरह संभाल पाएगा या नहीं। जायम ने अपना सिर घुमाकर उस सेक्ट लीडर वांग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी और तनाव स्पष्ट झलक रहा था, और ठीक उसी क्षण उसके पास खड़े तीनों पुरुषों के भाव अचानक बदल गए तथा वे आपस में धीमी आवाज में चर्चा करने लगे, जिससे ये साफ प्रतीत हो रहा था कि बौने द्वारा उत्पन्न की गई वह स्वर्णिम रोशनी कोई साधारण चीज नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके। स्वर्णिम प्रकाश से पूरी तरह ढका हुआ वह बौना आकाश की ओर मुंह उठाकर जोर जोर से हंसने लगा, और कुछ ही क्षणों बाद उसने अत्यंत दमनकारी और घमंडी स्वर में गरजते हुए घोषणा की, ये सम्मानित साधु यहीं स्थिर खड़ा रहेगा और तुम लोग अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण कर सकते हो, किंतु यदि तुम में से कोई भी इस साधु की स्वर्णिम बाधा को तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ तो तुम्हारी इन तुच्छ जिंदगियों में से एक भी जीवित नहीं छोड़ी जाएगी। ये कहते हुए उसने घोर अहंकार से भरी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंकी। मोंट गोल्डन लाइट के इन शब्दों ने 7 मिस्ट्री सेक्ट के शिष्यों के मन में मौजूद भय को तुरंत उग्र क्रोध में बदल दिया, और उसी क्षण कई साहसी योद्धा भीड़ से बाहर निकलकर सीधे उस बौने पर टूट पड़ने को तैयार हो गए, किंतु सेक्ट लीडर वांग ने तुरंत उन्हें रोक दिया। वांग जुएछू ने अपना हाथ उठाकर वहां मौजूद प्रोटेक्टरों को पीछे हटने का संकेत दिया, फिर उसने उस लंबे और मजबूत व्यक्ति से कुछ धीमे शब्द कहे, जिस पर उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और बिना किसी भय के सीधे खड़े होकर दृढ़ कदमों से बौने की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही बौने ने उस पूरी दाढ़ी वाले विशालकाय व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा, उसकी आंखों में एक क्रूर और दुर्भावनापूर्ण चमक कौंध गई, क्योंकि अपने विकृत जन्मजात शरीर के कारण उसे बचपन से ही उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ा था, और इसी कारण वह विशेष रूप से लंबे, बलिष्ठ और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तियों से घोर घृणा करता था। और सामने खड़ा यह व्यक्ति उसके भीतर जमे उस पुराने जहर को पूरी तरह जगा चुका था, जिससे वह पहले ही यह सोचने लगा कि वह किस निर्दय तरीके से इस व्यक्ति को यातना देगा। ये नंगे सीने वाला व्यक्ति वांग जुएछू के 3 मार्शल अंकलों में से एक था, और यदि कोई उसकी घनी दाढ़ी को न देखता तो उसे एक साधारण मूर्ख समझ लेता, किंतु वास्तविकता ये थी कि उसकी आयु 60 वर्षों का एक पूरा चक्र पार कर चुकी थी, और वो कभी 7 मिस्ट्री सेक्ट का ऐसा वीर योद्धा रहा था जिसने सेक्ट के लिए असंख्य शत्रुओं का संहार किया था। इसलिए इस अजीब स्वर्णिम बाधा के सामने वह स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी में कोई कदम उठाने वाला नहीं था। उसने पहले उस बाधा को ध्यान से देखा, फिर उसके भीतर सुरक्षित खड़े मोंट गोल्डन लाइट पर एक नज़र डाली, और हल्की सी मुस्कान के साथ 2 उंगलियां आगे बढ़ाकर उस स्वर्णिम बाधा को हल्के से ठकठकाया, जिससे एक स्पष्ट डैंग की ध्वनि गूंज उठी। इस हल्के से अपमानजनक कृत्य ने मोंट गोल्डन लाइट को पूरी तरह भड़का दिया, और उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि यह अमर गुरु तुम्हें शीघ्र पुनर्जन्म की ओर भेज दे? इन शब्दों को सुनते ही उस मार्शल अंकल के चेहरे के भाव बदल गए, और उसने अप्रत्याशित रूप से एक ही कदम में आगे बढ़ते हुए बौने के बिल्कुल पास पहुंचकर अचानक अपना पैर उठाया और अगले ही क्षण बौने के पीछे जा पहुंचा। मोंट गोल्डन लाइट के मानसिक संतुलन को तोड़ने के उद्देश्य से वह दाढ़ी वाला व्यक्ति लंबे लंबे कदमों में उसके चारों ओर घूमने लगा, और उसकी गति लगातार तेज होती गई, यहाँ तक कि पल भर में उसका शरीर धुंधला सा प्रतीत होने लगा और बौना उसे ठीक से देख पाने में असमर्थ हो गया। लगातार घूमते उस व्यक्ति को देख देखकर मोंट गोल्डन लाइट का सिर चकराने लगा, और उसके हृदय में भरा हुआ क्रोध और भी उग्र हो उठा, जिससे उसने बिना सोचे समझे अपने वस्त्रों के भीतर हाथ डाल दिया, मानो वह कुछ निकालने ही वाला हो।
उसी क्षण चारों ओर घूम रहा दाढ़ी वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसके इस इरादे को भांप गया। अचानक उसने एक लंबी शक्तिशाली सीटी छोड़ी जो ड्रैगन की गर्जना और बाघ की दहाड़ जैसी प्रतीत हो रही थी, और जिसकी गूंज इतनी तीव्र थी कि उसने सेटिंग सन समिट पर मौजूद हर व्यक्ति के कानों को झकझोर दिया, यहाँ तक कि आसपास के वृक्षों की पत्तियां और डालियां भी कांप उठीं। उस सीटी को सुनते ही मून गोल्डन लाइट के कांपते हाथों में जैसे जान ही न रही, और उसका हाथ वस्त्रों के भीतर पहुंचा तो सही, किंतु वह उसे वापस खींच ही नहीं सका। अचानक दाढ़ी वाले व्यक्ति के शरीर से जोर जोर के फूटने जैसी तीखी और तेज आवाजें आने लगीं, जो धीरे धीरे इतनी तीव्र हो गईं कि वे मानो आंधी तूफान और मूसलाधार वर्षा की आवाज़ों में बदल गईं, और यहाँ तक कि उसकी सीटी की ध्वनि भी उनमें दब गई। दाढ़ी वाला व्यक्ति बौने के सामने आकर रुक गया, और उसी क्षण उसकी सीटी तथा शरीर से आती आवाजें भी थम गईं। अब जिन लोगों की चेतना स्थिर थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से देख लिया कि उस व्यक्ति का शरीर पहले की तुलना में पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि उसके सीने और भुजाओं की मांसपेशियां असामान्य रूप से उभर आई थीं और पूरी तरह काली प्रतीत हो रही थीं, मानो वे जीवित लोहे से ढाली गई हों, और बौने की तुलना में वह किसी दैत्य जैसा दिख रहा था। इसी बीच हाँफते हुए मून गोल्डन लाइट ने अपने वस्त्रों से एक पतला लंबा काला डिब्बा निकाला, जिस पर एक कागजी तावीज चिपका हुआ था जो उसकी सामग्री को सील किए हुए था। बौने के उस तावीज को फाड़ने से पहले ही उस विशालकाय व्यक्ति ने अपने केले के पत्ते जैसी विशाल हथेली से बिना किसी शिष्टाचार के स्वर्णिम बाधा पर पूरी शक्ति से प्रहार किया, जिससे बाधा बुरी तरह हिल गई, विकृत हो गई, और बौना लगातार डगमगाने लगा, यहाँ तक कि वह तावीज को फाड़ने में भी असमर्थ हो गया। इस दृश्य को देखकर मून गोल्डन लाइट का हृदय भय से भर गया, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि उसकी स्वर्णिम बाधा कितनी शक्तिशाली है, और फिर भी यह व्यक्ति उसे विकृत करने में सक्षम था, जो केवल अपार दैवीय बल से ही संभव था, जिससे उसके मन में भरा तिरस्कार लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया और उसने घबराकर अपने हाथों की गति तेज कर दी। कागज फटने की आवाज के साथ तावीज अंततः उतर गया और मून गोल्डन लाइट के चेहरे पर क्षणिक प्रसन्नता उभर आई, किंतु उसी पल धप की आवाज के साथ उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के घुसे और लातें लगातार स्वर्णिम बाधा पर बरसने लगीं, जिससे बौना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि उसका विरोधी अपने हाथों और पैरों से तूफान की तरह उस बाधा पर वार कर रहा था, और उसकी स्वर्णिम परत गूंथते हुए आटे की तरह हर प्रहार के साथ धंसती और मुड़ती जा रही थी, मानो वह किसी भी क्षण टूट सकती हो। ये दृश्य देखकर मून गोल्डन लाइट का चेहरा भय से पीला पड़ गया, और वह अब किसी अमर गुरु जैसी शांति बनाए रखने में असमर्थ हो गया। घबराहट में मंत्र जपने लगा, किंतु जल्दबाजी के कारण वह बार बार गलतियां करता रहा और उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ, यहाँ तक कि वह काला डिब्बा हिला तक नहीं। पीछे खड़े जिया तियानलोंग ने ये सब देखकर एक साथ विस्मय और भय दोनों का अनुभव किया, क्योंकि एक ओर वह मून गोल्डन लाइट की मूर्खता से चकित था, और दूसरी ओर वांग जुएछू के उस मार्शल अंकल की शक्ति से स्तब्ध, जो स्वर्णिम बाधा जैसी अभेद्य वस्तु को भी अपने प्रहारों से हिला सकता था। वह भली भांति जानता था कि वह बाधा तलवार, भाले, आग और पानी से भी अप्रभावित रहती है, मानो हीरे जैसी कठोर ढाल हो, किंतु फिर भी वह उस व्यक्ति के प्रहारों के आगे कांप रही थी, जो सचमुच अकल्पनीय था। उसे ये भी स्मरण आया कि ऐसे ही 2 और राक्षसी योद्धा अभी मौजूद हैं, और पहली बार मृत्यु युद्ध को इतनी लापरवाही से स्वीकार करने पर उसे हल्का सा पछतावा होने लगा, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि वांग जुएछू का आत्मविश्वास किस आधार पर टिका था। ये सोचते हुए जिया तियानलोंग ने उस संकट में फंसे बौने की ओर देखा और अपने मन में यह विचार करने लगा कि क्या उसे इस स्वयंभू अमर गुरु की सहायता के लिए किसी को भेजना चाहिए, ताकि वह बिना अपनी उड़ती तलवार तकनीक का प्रयोग किए ही इतनी दयनीय मृत्यु न मर जाए। मंच पर स्थिति का अवलोकन करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह हिंसक, विशालकाय और शक्तिशाली व्यक्ति पूरी तरह से सर्वोच्च लाभ में था, फिर भी कोई नहीं जानता था कि यह व्यक्ति, जो सबके लिए अकल्पनीय और अभूतपूर्व सामर्थ्य का प्रतीक लग रहा था, अपने मन में चुपचाप खुद से शिकायत कर रहा था, और हर बार जो उसने स्वर्णिम रोशनी की बाधा पर किया, उसके एक हिस्से को धंसा देता था, जिससे ये बार बार तीव्र कंपन करता और ऐसा लग रहा था मानो वह बाधा किसी भी क्षण पूरी तरह टूट सकती हो, किंतु कोई यह नहीं जानता था कि हर बार जब यह व्यक्ति अपने प्रहार से स्वर्णिम रोशनी को छूता, उसे एक तीव्र प्रतिध्वनि की लहर महसूस होती थी, जो उसकी शक्ति के बराबर प्रतिक्रिया कर रही थी, और वर्तमान में उसके चारों अंग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, और उसे पूरी तरह पता था कि जब उसकी कौशल की थकावट घट जाएगी, उसके सभी अंग असाधारण रूप से सूझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्णिम रोशनी की बाधा की रिकवरी दर इतनी असाधारण थी कि थोड़े ही समय में वे हिस्से जिन्हें उसने अपने प्रहारों से धंसाया था, तुरंत अपनी मूल आकृति में लौट आते, जैसे कि कभी कोई क्षति ही नहीं हुई थी, और उसके पूर्व प्रहार केवल यादृच्छिक रूप से किए गए थे, जिससे बाधा की आकृति में केवल विकृति आई थी, परंतु इसके अलावा कोई अन्य प्रभाव नहीं पड़ा था। वह लंबा, मजबूत और बलशाली व्यक्ति इसी प्रकार एक अवधि तक लगातार प्रहार करता रहा, जबकि स्वर्णिम रोशनी की बाधा इतनी तीव्रता से कंपन कर रही थी मानो किसी भी क्षण टूट सकती हो, और उपस्थित सभी लोगों के विचार विपरीत दिशा में जाने लगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इस विशालकाय व्यक्ति के हमले स्वर्णिम बाधा को पूरी तरह नष्ट करने में असमर्थ हैं। उसकी असाधारण शक्ति केवल बाधा में कुछ गड़े पैदा कर सकती थी, पर उसे पूरी तरह ध्वस्त नहीं कर सकती थी,
इसलिए न केवल जिया तियानलोंग ने किसी सहायता भेजने के विचार को त्याग दिया, बल्कि बौना भी अपनी पूर्व शांति और संतुलन पुनः प्राप्त कर चुका था। हालांकि क्योंकि उसने पहले खुद को शर्मिंदा किया था, मून गोल्डन लाइट के चेहरे पर लज्जा की झलक दिखाई दे रही थी और वह उस बलशाली और दृढ़ व्यक्ति को घूरते हुए लगातार अधिक ही शत्रुतापूर्ण हो रहा था। परंतु अपने प्रतिद्वंद्वी के लगातार प्रहार झेलते हुए उसका शरीर सीधे खड़ा नहीं रह पा रहा था और उसके द्वारा प्रयोग करने का हर जादुई कौशल विफल हो रहा था, जिससे उसने अपने मंत्र जप बंद कर दिए और अपने प्रतिद्वंद्वी को घूरते हुए अज्ञात भाषा में शापों की एक श्रृंखला धीरे धीरे फुफकारते हुए कहा। इस बीच लंबा, मजबूत और बलशाली व्यक्ति किसी भी परिवर्तन को महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए उसने उग्रता से स्वर्णिम बाधा पर प्रहार जारी रखा और सभी दर्शक यही सोचते रहे कि यह व्यक्ति असीमित ऊर्जा से भरा हुआ है और कभी थकने का नाम नहीं लेगा। धम धम धम, पूरी शक्ति लगाकर वह विशालकाय व्यक्ति दो प्रहार और एक लात मारते हुए पीछे हट गया और उसकी विशालकाय काया उसकी गति में बाधा नहीं डाल रही थी, जिससे दर्शक स्तब्ध रह गए और तुरंत ही हलचल मच गई। माउंट गोल्डन लाइट भी स्तब्ध था, पर उसने जल्दी से क्रोध में आकर त्वरित रूप से बैठकर पद्मासन में बैठा, अपने काले डिब्बे को अपने घुटनों पर क्षैतिज रखकर मंत्र जपने लगा, दोनों हाथ अजीब स्थिति में छाती के सामने फैलाए, जोर जोर से कांपते हुए और अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हुए, जिससे उपस्थित सभी लोग सोच रहे थे कि मानो उसके हाथों की सभी उंगलियों में हजारों जिन की शक्ति समाहित हो गई हो। इसी समय लंबा और मजबूत व्यक्ति पहले ही 7 मिस्ट्री सेक्ट द्वारा निर्धारित क्षेत्र छोड़ चुका था, जैसे वह भीड़ की ओर लौटना चाहता हो, लेकिन अचानक उसने पीछे से एक जोरदार आवाज सुनी, उठो। उसने देखा कि वांग जुएछू का चेहरा अचानक गंभीर रूप से कठोर हो गया और उसी समय दर्शकों की सामूहिक आवाज में चीखें उठी, सावधान। लंबा और मजबूत व्यक्ति डरते हुए बाएं ओर झुककर बचाव में कूद गया और बौने की ओर एक तरफ निगाह डालते हुए देखा और केवल यह पाया कि एक स्याह धूसर किरण उसकी पूर्व स्थिति की ओर तेजी से आ रही थी, लेकिन नारोली चूक गई। उसके हृदय में ठंडक दौड़ गई, परंतु उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वह छिपी हुई हथियार की इस चोट से बच निकला था और जल्द ही अपने 2 वरिष्ठ मार्शल इनकलों के पास वापस जाकर आराम कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि उसने यह विचार पूरा किया, उसे अपने दाहिने हाथ में अत्यधिक दर्द महसूस हुआ और जब उसने दृष्टि घुमाई तो दर्शकों से एक और आश्चर्य का स्वर सुनाई दिया। उस कोलाहल के बीच उसके 2 वरिष्ठ मार्शल इनकलों की आवाज़ें सुनाई दी, जो अत्यधिक चिंता और भय से भरी हुई थीं। वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, जैसे कि वह नहीं समझ पा रहा हो कि क्या हुआ, और इसी समय उसने अपनी दृष्टि में एक और धूसर किरण देखी, जो सीधे उसके सीने में प्रवेश कर रही थी। हथियार के आकार को देखकर यह वही छिपा हुआ हथियार प्रतीत हुआ जिसे उसने पहले बचाया था। व्यक्ति स्तब्ध और क्रोधित हो गया, वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहता था, पर जैसे ही पूतों की आवाज़ गूंजी, उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और केवल इस क्षण उसे समझ आया कि उसका दाहिना हाथ पहले ही टूट चुका था और लगातार ताज़ा रक्त बह रहा था। क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, पेट में उलझन और अनिच्छा के साथ, पर थोड़ी ही देर बाद उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और चेतना का अंश धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गया। मृत्यु की इस अवस्था तक भी वह ये समझ नहीं पाया कि वास्तव में क्या हुआ, परंतु फरेल वुल्फ गैंग और 7 मिस्ट्री सेक्ट दोनों के सदस्य स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि क्या हुआ। उनके अनुसार मून गोल्डन लाइट ने अपने मंत्र जप पूरा करने के बाद उठो कहकर काले डिब्बे से एक धूसर किरण छोड़ी, जो बौने के सिर के चारों ओर घूमती हुई उसके अंगुली की दिशा में बढ़ी और सीधे उस लंबा और मजबूत व्यक्ति की ओर उड़ गई। हालांकि वह व्यक्ति तात्कालिक प्रतिक्रिया में बच गया और सीने में चोट से बच निकला, परंतु पीछे के हाथ की ओर बढ़ाई गई किरण से बचने का कोई उपाय नहीं था। ये धूसर किरण अत्यंत तीक्ष्ण प्रतीत हो रही थी और उसके हाथ को काटने के बावजूद वह कुछ भी समझ नहीं पाया। इसके बाद भीड़ और अधिक स्तब्ध हो गई, क्योंकि उस धूसर किरण ने बौने की अंगुलियों के इशारे के अनुसार दिशा बदलते हुए सीधे उस असहाय व्यक्ति के सीने में प्रवेश किया और आसानी से उसकी जान ले ली। सभी लोग इस घटना को देख चुप रह गए और स्वचालित रूप से अपनी दृष्टि उस धूसर किरण पर टिका दी, जो अब वापस बौने की ओर लौट रही थी और उसके सिर के ऊपर घूम रही थी। अधिकांश दर्शकों के मन में अनायास ही शब्द फ्लाइंग स्वॉर्ड उत्पन्न हो गए, और हालांकि वे अमर साधुओं के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने फ्लाइंग स्वॉर्ड्स की कई दंतकथाएं और चमत्कारी कथाएं सुनी हुई थीं। ये धूसर किरण उस कथित फ्लाइंग स्वॉर्ड की तरह लग रही थी जिसे अमर योद्धाओं द्वारा उपयोग किया जाता था, और क्या वह बदसूरत बौना उन कथित स्वॉर्ड अमर योद्धाओं में से एक हो सकता था? इस विचार ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया और सभी की दृष्टियां अब सम्मान और भय से उस बौने पर टिकी रहीं। माउंट गोल्डन लाइट अब सिर उठाकर छाती बाहर करके अपने आप को इस दुनिया में अतुलनीय मानते हुए धूसर किरण को अपने सिर के ऊपर नियंत्रित कर रहा था और उसे एक विशाल धूसर अजगर की तरह नृत्य करने दे रहा था, जिससे फरेल वुल्फ गैंग के लोग आश्चर्यचकित हो उठे। वहीं 7 मिस्ट्री सेक्ट के प्रतिनिधि भाषाहीन और निराश हो गए और उनकी हार लगभग निश्चित प्रतीत हो रही थी। यदि कोई कहे कि जिया तियानलोंग के लोगों का मनोबल अत्यधिक बढ़ गया, जबकि 7 मिस्ट्री सेक्ट के शिष्यों का मनोबल बेहद कम हो गया, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि जिया तियानलोंग ने सचमुच एक स्वॉर्ड अमर की सहायता प्राप्त की थी और जायम भीड़ में अकेले अत्यंत आनंदित महसूस कर रहा था।
क्योंकि उसने देखा कि मून गोल्डन लाइट की यह फ्लाइंग स्वॉर्ड तकनीक बिल्कुल उसी टेलीकिनेसिस तकनीक की तरह है जिसे उसने स्वयं सीखा था, और यद्यपि उसे यह नहीं पता था कि यह धूसर किरण वास्तव में तलवार थी या नहीं, पर यह अवश्य जानता था कि टेलीकिनेसिस तकनीक केवल मूर्त वस्तुओं को नियंत्रित कर सकती थी, और इस तथ्य से उसे अपने भीतर लड़ने की उत्कट इच्छा जाग उठी थी, जिससे उसके भीतर इस साथी अमर साधु के प्रति उत्साह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अगर आप चाहो तो मैं इसे और भी अधिक उल्ट्रा लॉन्ग हिंदी शैली में हर वाक्य को 2-3 पृष्ठ लंबा कर सकता हूं ताकि पढ़ते समय पूरी अरेने की सस्पेंस और हिंसा की तीव्रता महसूस हो।